उस टाइम जो आरएसएस का विजन था और आज के आरएसएस का जो विजन है सर, दोनों में क्या सिंक्रोनाइजेशन है? धीरे धीरे तिलक का जो है उपस्थिति कम होती जाती है और गांधी उस परिदृश्य में आते जाते हैं। और जैसा कि बहुत लोग कहते हैं कि गांधी की नीयत सही थी लेकिन नीति सही नहीं थी। आज कांग्रेस पार्टी जो आरएसएस की विचारधारा के अनुसार काम करने लगे तो उसका भी समर्थन करेगी। पार्लियामेंट में जो वक्फ बोर्ड का डिबेट चल रहा था उसने पप्पू यादव जैसे नेता ने कहा, मूल निवासी की बात उठाई कि जमीन कैसे मिला, अंग्रेजों ने दिया, क्या क्या बहुत गलत सत बात उन्होंने बोला, जो कि एक नेता को तो नहीं बोलना चाहिए। जब देश हमारा आज़ाद हुआ तो इतिहास लिखने का काम या नॉलेज सिस्टम जो भारत का है वो पूरी तरह जो है वामपंथियों के हाथ में दे दिया गया। जैसे राम मंदिर बन रहा है तो प्रॉब्लम है, लेकिन वक्फ के पास अनलिमिटेड पावर्स हैं तो उससे प्रॉब्लम नहीं है कि यहाँ के मुसलमान अगर हैं उनको बगल के जो है अपने पड़ोसी हिंदू की चिंता नहीं होगी या उनको अपना भाई बंधु नहीं मानेंगे, लेकिन वही जो अरब के लोग होंगे उनके भाई बंधु मानेंगे। लात वहाँ खा रहे हो, बात यहाँ कर रहे हो, मैंने अपने पार्टी के विचारधारा का बलात्कार कर दिया। मैंने ऐसे मूर्खतापूर्ण लोग बात करते हैं जिसका कोई हद नहीं है, जानेंगे कुछ नहीं, हर बात में बोलेंगे। जब सर आरएसएस की बात होती है तो उसके बारे में एक चीज़ ये भी बोला जाता है, वो हिंदूवादी राष्ट्रवादी ऑर्गेनाइजेशन है, ये तो फैक्ट है। तो लोग ये बोलते हैं कि वो सेक्युलर नहीं है, सिर्फ हिंदू के लिए है। हिंदू माइंडसेट एक मुसलमान का भी होना चाहिए, हिंदू माइंडसेट एक क्रिश्चियन का भी होना चाहिए। हिंदू माइंडसेट का मतलब होता है कि सर्वधर्म समभाव, वसुधैव कुटुंबकम। भारत एक डेमोक्रेसी है क्योंकि यहाँ हिंदू मेजॉरिटी में है। क्या मतलब है इसका? क्या हिंदूज इंट्रिंसिकली डेमोक्रेटिक और सेक्युलर होते हैं? आरएसएस की ओरिजिन स्टोरी क्या है? क्या आरएसएस एक रैडिकल हिंदू ऑर्गेनाइजेशन है या आरएसएस एक हिंदूवादी राष्ट्रवादी संगठन है जो देश की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं? आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर मिथिलेश कुमार सिंह, जिनके बारे में जितना बोला जाए कम है। ये असिस्टेंट रजिस्ट्रार हैं एक यूनिवर्सिटी के, डेमोक्रेसी एम्पावरमेंट सोसाइटी के सेक्रेटरी हैं और इन्होंने कई किताबें लिखी हैं। बैंकिंग पीओ एग्जामिनेशंस, ज्योग्राफी ऑफ बिहार, रीजनिंग से लेकर अंबेडकर, इस्लाम और वामपंथ तक। दोस्तों, आज के इस कॉन्वर्सेशन से हमको बहुत कुछ सीखने को मिला और कई चीज़ों को लेके मेरा पर्सपेक्टिव बिल्कुल चेंज हो गया और हमको यकीन है कि आपको भी ये बातचीत पसंद आएगी और आपको भी कुछ सीखने को मिलेगा। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। हम हैं युगांश और आप देख रहे हैं द वाईजे शो। वेलकम टू द शो मिथिलेश सर। थैंक यू। सर, आज के एपिसोड के लिए हम बहुत एक्साइटेड हैं। आप इतने सारे डाइवर्स फील्ड्स के बारे में इतना कुछ जानते हैं। आप सर बैंकिंग पीओ से लेके ज्योग्राफी से लेके अंबेडकर जी के ऊपर तक आप किताब लिख चुके हैं। देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट यू नो अबाउट एंड आई एम रियली एक्साइटेड टू टॉक टू यू। बट सर, हम स्टार्ट करना चाहते हैं आरएसएस से। हम जानना चाहते हैं आरएसएस के बारे में। आरएसएस स्टार्ट हुआ था 1925 में। उस टाइम जो आरएसएस का विजन था और आज के आरएसएस का जो विजन है सर, दोनों में क्या सिंक्रोनाइजेशन है? युवराज जी, सबसे पहले मैं आपको और आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं और आपके दर्शकों को भी मैं हार्दिक उसका अभिनंदन करता हूं। आपका सवाल बड़ा ही रोचक है कि इन नटसेल कहा जा सकता है कि आरएसएस का जो गठन हुआ उसके पीछे कौन सा विचार था या उसके पीछे विजन क्या था। तो इस सवाल का जवाब देने के पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि उसकी पहले की या उसके आसपास की परिस्थितियाँ क्या थी। आपको यह पता होगा कि 1919 के आसपास एक बहुत बड़ा चेंज होता है इंडियन हिस्ट्री में, वर्ल्ड हिस्ट्री में, और खासकर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में। धीरे धीरे तिलक का जो है उपस्थिति कम होती जाती है और गांधी उस परिदृश्य में आते जाते हैं। गांधी आते हैं तो एक बार यह कह के एक बार की चौंका देते हैं कि अगर भारत में हिंदू और मुसलमानों की एकता हो जाए तो मैं 6 महीने के अंदर भारत को स्वराज या स्वतंत्रता दिलवा दूंगा। एक बहुत बड़ा दावा था ये। और जैसा कि बहुत लोग कहते हैं कि गांधी की नीयत सही थी लेकिन नीति सही नहीं थी।
तो उस समय उन्होंने क्या किया कि उन्होंने खिलाफत का समर्थन किया। आप उसको कैलिफेट कहा जाता है, लेकिन हम लोग हिंदी में या खिलाफत कहते हैं हिंदुस्तान में। तो खिलाफत का जो समर्थन किया, वह एक तरह से तुर्की के वासियों के इच्छाओं के विपरीत था, क्योंकि वहाँ की जनता खिलाफत नहीं चाहती थी, लेकिन वहाँ के बाहर के लोग खिलाफत चाहते थे, क्योंकि उनका रिलीजन का एक धार्मिक उसका आधार था, क्योंकि अंग्रेज खिलाफत के विरोध में थे। तो यहाँ जो है मुसलमानों ने कहा खिलाफत को वहाँ पर तुम लागू करो। तो गांधी ने कहा कि नहीं, खिलाफत का हमारा भी समर्थन है, और अपने प्रेशर पर जो है कांग्रेस कमेटी में उन्होंने इस प्रस्ताव को पास करवाया कि कांग्रेस जो है खिलाफत का समर्थन करेगी। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उस समय के मुंशी जिन्ना, जिसको जिन्ना तो बाद में हालांकि 30 उसके आसपास आके बदल जाते हैं, वो कम्युनल हो जाते हैं, लेकिन उसके पहले एक वह सेक्युलर नेता थे, नेशनलिस्ट थे। तो जिन्ना ने इसका विरोध किया, बोला कि यह गांधी ठीक नहीं कर रहे हैं और इसका असर बहुत खराब पड़ेगा। और हमारा मानना है कि यह अपीजमेंट की शुरुआत थी। और उस समय फिर क्या होता है कि जिन्ना इसी से माने नाराज होकर चले भी जाते हैं यहाँ से कि भाई स्थिति ठीक नहीं है, गांधी जो कर रहे हैं ठीक नहीं कर रहे हैं, और ये भारतीय इतिहास, भारतीय माने स्वतंत्रता संग्राम के लिए सही बात नहीं है। के मुंशी विरोध, बहुत लोग विरोध करते हैं, लेकिन उसका समर्थन गांधी करते हैं और जम के करते हैं। अब होता ये है कि खिलाफत के बाद या उसी के दौरान आप समझिए कि मोपला होता है केरल में, और मोपला में हिंदुओं का कत्लेआम होता है, हिंदुओं का धर्मांतरण होता है। उसमें गांधी की जो भूमिका होती है वो अच्छी नहीं होती है। अच्छा, गांधी जी क्या करते हैं कि उनसे पूछा जाता है कि मोपला में तो हिंदुओं के खिलाफ जो है बहुत सारी एट्रोसिटीज हुआ, उनका धर्मांतरण किया गया, उनके विरोध में बहुत सारी बातें हुई, महिलाओं का बलात्कार हुआ, ये तो ठीक नहीं, आप कम से कम उसका आलोचना करिए। तो गांधी कहते हैं कि भाई मुसलमानों के धर्म ने जो उन्हें बताया वही उन्होंने किया, उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया। बड़ा ही सरप्राइजिंग उनका स्टेटमेंट था ये, पता नहीं क्या सोच उन्होंने सब बोला। फिर जब कांग्रेस पार्टी में हुआ कि भाई इसके खिलाफ एक निंदा प्रस्ताव पारित होना चाहिए, तो एक ऐसा घटना था जिस पर कि आपको सामूहिक रूप से उस निंदा प्रस्ताव को पास होना चाहिए था, लेकिन उसमें भी तथाकथित राष्ट्रवादी मुसलमानों ने उस निंदा प्रस्ताव का विरोध किया। अच्छा, ये बड़ा सरप्राइजिंग फैक्ट था। गांधी जी ने कुछ नहीं बोला, और यह भी नहीं ख्याल रखा गया कि इसका असर हिंदुओं पर क्या पड़े। तो सीधी सी बात थी कि एक धर्म का मामला था, धर्म का आधार पर जो है वहां के जो भी पंडित थे, केरल के लोग थे, हिंदू थे, उनकी हत्याएं की गई थी, उनका धर्मांतरण किया गया था। ये सारे घटनाक्रम होते हैं, और उस समय आपको जानना चाहिए कि उस समय जो है माननीय हेडगेवार जी जो है कांग्रेस पार्टी में ही थे। अच्छा, और कांग्रेस पार्टी के सक्रिय नेता थे, और उसके माने स्वयंसेवक थे वो। ये सारी चीजों को देखते हैं, जो मेरा कैलकुलेशन है, उन्हें लगता है कि कांग्रेस पार्टी गलत रास्ते पे जा रही है, इसका जो स्थिति है, इसका जो कार्य करने का तरीका है, वो किसी भी हिसाब से सही नहीं है, और बाद में हो सकता है कि हिंदुओं के लिए घातक हो जाए। और मुझे लगता है कि इन पृष्ठभूमियों को देखते हुए, इन सारी घटनाओं को देखते हुए डॉक्टर हेडगेवार को लगा कि एक हिंदुओं की ऐसी संस्था होनी चाहिए जो समय पड़ने पर हिंदुओं के लिए फाइट कर सके, उनके मुद्दों को उठा सके। और मुझे लगता है कि उसी के बाद 1925 में जो है डॉक्टर साहब ने जो है आरएसएस की स्थापना की। सर आप बहुत सारी चीज़ बता रही है इस आंसर में, मतलब इतना सारा फैक्टर इंट्रोड्यूस हो गया, गांधी जी भी आ गए हैं पिक्चर में। सर जब भी हम लोग आरएसएस की बात करते हैं तो देयर आर टू साइड्स। एक तो हो गया जो हम लोग समझते हैं आरएसएस को कि एक हिंदूवादी राष्ट्रवादी ऑर्गेनाइजेशन जो कि फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी काम करते रहते हैं, और बीजेपी का विंग भी माना जाता है उनको फॉर इलेक्शन कैंपेनिंग, प्रचार में, मतलब यूज में तो ऐसा आता है। लोग मानते हैं, लेकिन आरएसएस उसका विंग नहीं है। देखिए, आरएसएस एक मातृ संगठन है। हाँ, मतलब वो विंग, हाँ, केपी इज अ विंग ऑफ आरएसएस, यू कैन से। उसे एक राजनीतिक उसका आप चेहरा कह सकते हैं, लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए कि आरएसएस जो है कभी भी ये नहीं कहती है कि मैं बीजेपी का समर्थक मैं उसी के लिए मैं काम करता हूँ, नहीं, काम करती भी नहीं।
आरएसएस एक विचारधारा है, आइडियोलॉजी है। तो कई बार जो है आप देखिएगा कि आरएसएस के बड़े बड़े अधिकारियों ने कहा है कि जो भी पार्टी, आज कांग्रेस पार्टी जो आरएसएस की विचारधारा के अनुसार काम करने लगे तो उसका भी समर्थन करेगी। चूंकि बीजेपी उसके विचारों के अनुरूप काम करती है, इसलिए आरएसएस उसका समर्थन करती है। तो ये कोई बीजेपी तक लिमिटेड नहीं है, ये किसी पार्टी के साथ हो सकता है जो आरएसएस की विचारधारा के अनुरूप काम कर रही हो। सर तो एक्चुअली मेरा सवाल ये था ना, फॉलो अप क्वेश्चन, कि हम लोग बात कर रहे थे कि कैसे उस टाइम की जो पॉलिटिक्स चल रही थी, स्पेशली गांधी जी को कंसिडर करें और मुस्लिम अपीजमेंट को कंसिडर करें, तो जिस टाइप की पॉलिटिक्स चल रही थी तो समाज में ये डर था कि ये हिंदुओं के लिए सही नहीं है, शॉर्ट टर्म में भी लॉन्ग टर्म में भी, दिस डेफिनेटली कि आरएसएस का गठन करते हैं। तो जिस चीज़ का गठन हिंदू प्रोटेक्शन के लिए हो रहा था, उसको कुछ ही साल के बाद सर हिंदू टेरर और ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का टैग ये सब कैसे जुड़ गया? क्योंकि आप फार लेफ्ट का जब देखेंगे ना, बहुत सारे न्यूज़पेपर का नाम नहीं लेना चाहते हैं और वेबसाइट्स का नाम नहीं ले सकते, बट सर बहुत है ऑनलाइन कि सीधे आउटराइट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन क्लेम कर देते हैं। एंड समन इट गोज अबव माई माइंड कि किस बेसिस पे क्लेम किया जा रहा है इसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, बट सेम कैटेगरी में डाल के जिसमें अलकायदा है उसी कैटेगरी में आरएसएस को डाल देता है। इट मेक्स नो सेंस, बट हम बस समझना चाहते हैं कि ये विचारधारा का ओरिजिन आया कहाँ से। तो सबसे बड़ा बात है कि ये विरोधियों का एक सोची समझी रणनीति है, और जो लोग अलकायदा आरएसएस को माने दूर दूर तक उसका कहीं भी उस तरह की नेचर उसका नहीं है, तो अगर जोड़ते हैं तो कहीं ना कहीं एक बदमाशी है, और वह ऐसा समझते हैं कि ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी वो सब बोलते हैं ताकि उसको डिफेम करना है। आपने पहले एक सवाल में मुझे कहा था कि हिंदूवादी संगठन, तो हिंदूवादी होना मेरे हिसाब से यही, हिंदूवादी अगर पूरा विश्व हो जाए तो कोई समस्या विश्व में नहीं रहेगी, क्योंकि हिंदूवाद ही हिंदुइज्म ही जरूरत है आज। अब कहिए क्यों? जैसे हम कहते हैं कि हिंदुइज्म, तो हमारे दिमाग में आता है इस्लाम, हमारे दिमाग में आता है क्रिश्चियनिटी, लेकिन बोथ आर सिमेट्रिक रिलीजन। सिमेट्रिक का मतलब यह होता है कि वैसा धर्म जो अपनी आइडियोलॉजी के अलावा दूसरे धर्मों की आइडियोलॉजी को एक्सेप्ट नहीं करता है। लेकिन एकमात्र हिंदू धर्म ऐसा है जो कि नॉन सिमेट्रिक है। उसका ये कहना होता है कि अगर मेरी विचारधारा सही है तो मैं यह नहीं कहता हूं कि इसका मतलब आपकी विचारधारा गलत है। आप भी सही हो सकते हैं, मैं भी सही हूं, और हम दोनों एक साथ रह सकते हैं। इस तरह की बात दुनिया का कोई धर्म नहीं कहता है। सही बात है सर। ठीक है, बस रिलीजन कहूंगा। हिंदुइज्म एक जीवन पद्धति है। हिंदुइज्म एक जीवन पद्धति है, जीने का तरीका है, उसमें पूजा के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। इवन हमको याद है कि एक बार एक मैं किताब पढ़ रहा था जिसमें कि गुरुजी से पूछा गया कि अब तो देश आज़ाद हो गया, यानी के बाद की बात है, तो देश आज़ाद हो गया, अब यहाँ तो मुसलमान भी रहेंगे, क्योंकि अब कम्युनल बेस पे डिवीजन हुआ है और मुसलमान पाकिस्तान को मिल गया, लेकिन हिंदू मुसलमान भी रहेंगे हिंदुस्तान में। तो इनके साथ आप उनके बारे में क्या सोचते हैं? तो उन्होंने कहा कि हमें मुसलमानों से कोई दिक्कत नहीं है, हमारे धर्म में पूजा पद्धति की अनेक धाराएं हैं। कोई निराकार पूजा करता है, कोई साकार करता है, कोई वैष्णव है, कोई शैव है, कोई कुछ है, बहुत सारे सेक्ट हैं यहाँ पर। भगवान को जो नास्तिक हिंदू है ना है, डेफिनेटली। तो हम लोग तो जो भगवान को नहीं मानते उसको भी हिंदू मानते हैं। तो अगर इनकी पूजा पद्धति अलग है तो क्या दिक्कत है? लेकिन मुझे ये लगता है, मेरा ये कहना है कि पूजा पद्धति से हमको कोई डिफरेंस नहीं है, कहीं कोई विवाद नहीं है, बस उनको अपना पुण्य भूमि यहां मानना चाहिए, यहाँ की संस्कृति को अपना माने, वे भारत की संतान अपने आप को कहें, अपनी पुण्य भूमि मक्का मदीना को नहीं माने, तो यहां दिक्कत हो जाता है। जहां से आकर कोई ओरिजिन स्टोरी है नहीं, डेफिनेटली आप तो हिंदुस्तान में ही पैदा हुए। देखिए, जैसे ही आप क्या होते हैं कि अगर अपनी पुण्य भूमि, अपने देश को देश के बाहर मानने लगते हैं, तो आपका उस देश के प्रति जो होता है नीति कम हो जाता है। कि अम्बेडकर ने आखिर क्यों नहीं इस्लाम या फिर किसी नीति को स्वीकार किया?
उनको तो बहुत आकर्षक प्रस्ताव मिले थे कि आप भाई मुसलमान बन जाइए, जब उन्हें हिंदू धर्म छोड़ने की बात कही। जी सर। हालांकि शुरू में नहीं छोड़ना चाहते थे वो, उसका भी एक अलग कहानी है, और अंत तक उनको छोड़ने का एक मलाल बना रहा उनको, उसकी चर्चा फिर कभी हम करेंगे। लेकिन जब अंबेडकर को हुआ कि कौन सा धर्म अपनाया जाए, तो उन्होंने एक सनातनी परंपरा का धर्म ही एक्सेप्ट किया, बौद्ध, जिसकी जड़ें भारत में थी। उन्हें लगता था कि अगर हम क्रिश्चियन बन जाएंगे या मुसलमान बन जाएंगे तो फिर हम इस देश की जड़ों से दूर हो जाएंगे। जैसे कि विवेकानंद ने कहा है कि धर्मांतरण तो राष्ट्रांतरण है। अगर आप धर्म को बदलते हैं तो राष्ट्र को बदलते हैं। सही बात है। तो अंबेडकर ने ये बात कहा, ये बात सोचा और उसी हिसाब से अपने धर्म को बदला। तो आरएसएस का भी यही कहना है, गुरु जी का भी यही कहना था कि भाई कोई भी यहाँ रहे उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उन्हें अपना पुण्य भूमि यहाँ मानना चाहिए। यही हिंदुत्व का दूसरा बात ये है कि आरएसएस कहता है कि हम हिंदुत्व को बढ़ाएंगे। गौरव से कहो कि हिंदू, गौरव से कहो हिंदू, आज बोल दिए हम बोलते हैं, वो तो उसके पहले विवेकानंद ने कहा था कि गौरव से कहो कि हम हिंदू हैं, उस बात को समझते थे। आज लोग इसको रेडिकलाइज कर दे रहे हैं, लोग उसके विरोधी लोग। मेरा ये कहना है कि अगर हिंदुइज्म हिंदूवादी संगठन है तो ये बड़ा ही संतोष का विषय है, क्योंकि हिंदुइज्म के चलते ही आप विश्व में शांति ला सकते हैं, विश्व में जो है आपसी संघर्षों को खत्म कर सकते हैं। वही सॉल्यूशन है, वही कहता है कोई एग्जिस्टेंस होना चाहिए, सह अस्तित्व की भावना रखता है। तो मुझे नहीं लगता है कि हिंदुइज्म को लेकर किसी को कहीं कोई दिक्कत होनी चाहिए। दिक्कत तब होता है जब उसका कंपेयर करते हैं मुसलमानों इस्लाम से कंपेयर करते हैं, क्रिश्चियनिटी से कंपेयर करते हैं, तब दिक्कत होता है। सर एक ये भी बात बोली जाती है कि भारत में डेमोक्रेसी है क्योंकि मेजॉरिटी हिंदू है, डेफिनेटली तो इंट्रिंसिकली हम लोग डेमोक्रेटिक नेशन। डेफिनेटली एक बात और आपको बताना चाहेंगे कि जहां जहां इस्लाम गया, वहां उन्होंने पूरी तरह उस क्षेत्र विशेष का, देश विशेष का जो है इस्लामीकरण किया। यही बात ईसाइयों के साथ भी है। लेकिन एक बड़ा आश्चर्यजनक बात है कि थोड़ा स्मार्टली करते हैं। हाँ, स्मार्टली करते हैं, थोड़ा सा उनमें रेडिकलिज्म नहीं होता है, कठोरता नहीं होती है, आपको समझा बुझा के जो है वो राइस बैक, हाँ हाँ वही जो हाँ राइस बैक कन्वर्जन। यस 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 यस। लेकिन एक बात जो मैं कहना चाह रहा था कि हिंदुओं के साथ क्या है, वो जहां भी गए हिंदुओं के प्रसार हुआ। हाँ आपको साउथ ईस्ट में गए और जिस भी देश में गए, उन्होंने अपने धर्म का, अपने विचारों का प्रसार अवश्य किया, लेकिन वहां के एग्जिस्टिंग कल्चर को थोड़ा सा भी हैम्पर नहीं किया। ये एक बहुत बड़ी अनोखी विशेषता है हिंदुइज्म में, तो फिर उसे डरने की क्या बात है। सही बात है। अगर किसी भी देश में गए हो, अपने विचारों को प्रसार किया, लोग हिंदुइज्म को एक्सेप्ट भी किए, बुद्धिज्म को एक्सेप्ट किए, लेकिन एक बात गौर करिएगा आप कि जहां कहीं भी गए, उन्होंने वहां के मूलभूत जो कल्चरल एक्सेंट है, उसका जो ट्रेट है, उसके जो माने लक्षण है, उसकी जो बातें, उसको बनाए रखा। ये हिंदुइज्म की विशेषता है, तो उससे डरने की कोई बात नहीं होनी चाहिए। सर इस पे एक छोटा सा चीज़ हम ऐड भी करना चाहेंगे, मतलब ये मासली एक्सेप्टेड ट्रूथ नहीं है, सब लोग नहीं मानते इस बात को, बट बहुत जगह हम पढ़े सर, आप डेफिनेटली जानते हो मेसी इसके बारे में। जैसे इजिप्ट हो गया, हम लोग इजिप्शियन कल्चर के बारे में बहुत जानते हैं, मूवीज़ के थ्रू, हॉलीवुड के थ्रू, इनफैक्ट कई किताबें भी हैं। बट सर अगर आप ध्यान से देखें, इनफैक्ट ग्रीक मैथोलॉजी भी ध्यान से अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा सिमिलर है टू आवर गॉड्स। देयर गॉड्स आर वेरी सिमिलर टू आवर गॉड। इनफैक्ट स्टोरी लाइन भी बहुत सिमिलर है। जैसे आप थॉर को देख लें तो वो अपने इंद्र से, जो इंद्र की शक्तियाँ में भी है, तो ये माना जाता है कि ग्रीक कल्चर हो गया, इजिप्शियन कल्चर हो गया, ये सब कहीं ना कहीं ओरिजिन स्टोरी इंडिया से ही है। डेफिनेटली सनातन ही फैला है वहाँ। तो एक थ्योरी भी था आउटवर्ड इंडिया था कि इसमें ये था कि जितने भी धर्म या संस्कृति या लोग बाहर हैं, वो यहीं से गए हैं। यस सर। शुरू में थ्योरी आया था, बाद में उसको लोग देखिए, तो थ्योरी आता है तो लोग उसको काटते भी अपने हिसाब से, थ्योरी को जो है फ्रेम करते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि पहले तो लोग सनातन नहीं थे, वही मूर्ति पूजा, वही सिस्टम, वही अग्नि पूजा। यहाँ जिस ईरान में अग्नि पूजा का प्रावधान है,
बहुत जगह जो है पेड़ को पूजने का या प्रकृति को पूजने का जो है तरह तरह के उस एस्पेक्ट को पूजने की परंपरा रही है। तो देखिए इस पर शोध भी पर्याप्त नहीं हुआ है। इतिहास में कौन कहाँ से आया, कौन कहाँ गया, ये हमेशा क्या होता है कि एक नैरेटिव सेट करने के लिए इस तरह के सिद्धांत लिए जाते हैं। अब जैसे कि आपको जान के आश्चर्य होगा कि शुरू-शुरू में कहा गया कि सिंधु घाटी सभ्यता कैसे नष्ट हुई भाई? तो उसमें कहा है कि आर्य आक्रमण हुआ। आर्यों ने जो है द्रविड़ों को मारकर जो है साउथ में भगा दिया और उसको नष्ट कर दिया, जला दिया। ये थ्योरी क्यों दिया गया? ये थ्योरी इसलिए दिया गया ताकि अंग्रेज या जो भी आक्रांता यहाँ पर आए हैं अपने आने को जस्टिफाई कर सकें। बाद के दिनों में क्या हुआ कि आर्य इन्वेजन थ्योरी जो है गलत साबित हो गया। आर्यन मिशन थ्योरी हुआ ही नहीं ना एक्चुअली। और जान के आपको आश्चर्य होगा, एक स्टेनले राइस है, तो एक थ्योरी दिया कि भारत में लोग कैसे आए, कौन कौन किस रेस का है। तो उन्होंने थ्योरी दिया कि मूल निवासी पहले यहाँ पर थे, द्रविड़ पहले आए, उन्होंने मूल निवासियों को जो है पराजित करके, अपमानित करके जंगलों में ढकेल दिया। वही बाद में अस्पृश्य बन गए। फिर आर्य जब आक्रमण हुआ तो आर्यों ने द्रविड़ों को जो है पराजित करके साउथ में ढकेल दिया, उसको कर दिया, पुश कर दिया। यानी कि जो मूल निवासी हैं वो जंगल में रहने वाले आदिवासी हैं और यहाँ अस्पृश्य है। द्रविड़ भी बाहर से आए और आर्य भी बाहर से आए। अब जब थ्योरी आया तो पूरे देश में हलचल मची है और लोगों ने उसको जस्टिफाई करना शुरू कर दिया। और ये अंग्रेजों का अनुकूल भी था हाँ डेफिनेटली कि अपने अपने शासन को यहाँ पर जस्टिफाई कर सके। कि वही सब कुछ ले गया, हाँ, इरिगेशन में, म्यूजिक में। अब क्या हुआ कि इस थ्योरी को कुछ नेताओं ने लपक लिया। उसमें ज्योतिबा फुले थे और भी लोग थे, उन्होंने मूल निवासी बनाम आर्य का जो है लड़ाई शुरू करा दिया। ये चाहते भी थे, लेकिन अंबेडकर अंबेडकर का माने कि बहुत बड़ा धन्यवाद देना चाहिए लोगों को, कितने बड़े राष्ट्रवादी थे और बहुत विद्वान थे। अंबेडकर ने क्या किया कि जीएस घुर्वे का एक किताब आया था, लगता है कि 1930 उसके आसपास, आगे पीछे कुछ हो सकता है, कास्ट एंड रेस इन इंडिया। उन्होंने क्या किया कि पूरी तरह जो है उस स्टेनली राइस की थ्योरी को गलत साबित कर दिया। अच्छा, और अंबेडकर ने उसको एग्जाम्पल देके और अपने अध्ययन के आधार पर सिद्ध किया कि ये जो स्टेनले का थ्योरी है कि आर्य बाहर से आए थे और जो अस्पृश्य है वही मूल निवासी है, ये गलत है, पूरी तरह गलत है, कपोल कल्पना है। और उन्होंने सिद्ध किया अपने विश्लेषण से कि यहाँ हो चाहे द्रविड़ हो, चाहे आर्य हो, चाहे अस्पृश्य हो, सभी एक ही मूल के हैं। अच्छा, अपनी किताब में अब समझिए कि इस तरह से ही लोगों ने भारत के लोगों को बांटने का प्रयास किया है। और आज जानकर मुझे आश्चर्य होता है कि अभी पिछले दिनों पार्लियामेंट में जो वक्फ बोर्ड का डिबेट चल रहा था, उसने पप्पू यादव जैसे नेता ने कहा, मूल निवासी की बात उठाई कि जमीन कैसे मिला, अंग्रेजों ने दिया, क्या क्या बहुत गलत सब बात उन्होंने बोला, जो कि एक नेता को तो नहीं बोलना चाहिए। ये सब जानकारी का उनको भाई बिना पढ़े लिखे लोग जब नेता बनेंगे तो यही सब होगा। और मुझे कभी कभी पप्पू यादव जैसे नेता को देखने के बाद आश्चर्य होता है कि लोकतंत्र सही दिशा में जा रहा है कि नहीं, इसको थोड़ा हमको शक होने लगता है कि जब इस तरह के बेकार, बदजबान और मूर्ख नेता अगर परिदृश्य में रहेंगे तो देश का भला होने वाला नहीं है। ऐसे लोगों को सीन से बाहर जाना ही चाहिए, क्योंकि यह लोग देश को बांटने में भी थोड़ा सा भी हिचक नहीं करते हैं, बशर्ते कि उनका पॉलिटिकल बेनिफिट हो जाए। तो जो काम अंग्रेजों ने किया, लोगों को बांट के अपने शासन को चलाने का काम किया, वही काम आज के कुछ नेता कर रहे हैं, जो कि लोगों को विभिन्न तरीके से बांट रहे हैं। वही बात दोहरा के जो गलत साबित हो चुकी है, उनको दोहरा दोहरा कर जो है लोगों को आपस में जो है प्रेम से रहने देना नहीं चाहते हैं। साउथ में सर यही सेम चीज द्रविडियन पॉलिटिक्स के नाम पे हो रहा है। डेफिनेटली द होल थिंग इज फॉल्स, मतलब सर। टोटल फॉल्स है, इसका कहीं कोई साइंटिफिक बेस नहीं है। और सर क्या स्ट्रांगली और कितने कमिटमेंट के साथ वो लोग फोकस्ड है द्रविडियन पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाने के लिए अभी भी साउथ में सर। देखिए वो क्या करते हैं कि ब्राह्मणों को, क्योंकि
ब्राह्मण एक सुविज्ञ और विद्वान कम्युनिटी रहा है। अब आपको जान के मैं फिर बार बार अम्बेडकर की तरफ जा रहा हूँ। अम्बेडकर जब आज़ादी होगी तब अम्बेडकर ने कहा कि तुम लोग दूसरी जातियों को गाली देकर तुम लोग विकास नहीं कर सकते हो। उनका अभी मैं एक किताब पढ़ रहा था आने के पहले, क्योंकि मैं अभी भाई 2-3 किताब पे काम कर रहा हूँ। एक विवेकानंद तिवारी की किताब है, उसमें अम्बेडकर का बहुत सारा स्टेटमेंट है। तो जाके शायद केरल में कहते हैं कि तुम लोग इतने गंदे तरीके से रहते हो, आज देश ने तुमको एक समान अधिकार दे दिया, तो संविधान का जो काम वो कर दिया तुमको, अब कैसे विकास करोगे ये तुम्हारे ऊपर है। एक ब्राह्मण उनका सेंटेंस है, एक ब्राह्मण का लड़का गरीब भी होता है, दरिद्र भी होता है, तो अपने बच्चे को पढ़ाता है, क्योंकि शिक्षा से बड़ा हथियार कुछ भी नहीं है। आज तुम लोग अधनंगे आके यहाँ बैठे हुए हो, पहले से तुम लोगों को मतलब नहीं है, पढ़ने तो लिखने से तुमको रोक रहा है कोई, तो अगले दिन लोग फिर कपड़ा पहन के आए। अब अम्बेडकर को कहा कि भाई हम लोग आप अपने बच्चों को स्कूल में भेजेंगे, तो केवल गाली देने से तो काम नहीं चलेगा। अब जब संविधान ने आपको समान अधिकार दे दिया, आप जो चाहे सो कर सकते हैं, कोई आपको प्रताड़ित नहीं कर सकता है, कोई आपको दबा नहीं सकता है, तो फिर भी आप गाली दीजिएगा दूसरी जातियों को, तो निश्चित तौर पे आपके बहुत ही समझिए कि घिनौनी मानसिकता का परिचय है। कि मुझे लगता है कि एक पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए आप देश को, समाज को एक समझिए कि एक खांसी पे ला रहे हैं, उसके एकता को जो है आप खतरे में ला रहे हैं, ये ठीक नहीं है मेरे हिसाब से। और सर एक बहुत फाइन लाइन भी होता है ना कि आपके साथ गलत हुआ, आप उस बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन उस बारे में बात करते करते आप दूसरे सेक्ट को एकदम डिमोनाइज कर दे रहे हैं, जिसमें ब्राह्मण सर सबसे पहले ब्रैकिंग कम्युनिटी को डिमोनाइज किया गया है भारत में। इट्स अ फैक्ट सर, ये तो हुआ है राइट। ना एक बात हमको बताएंगे, वो तो रोचक बात बताएंगे, ऐसा क्यों हुआ, इस पर खोज नहीं हुआ है। 1857 का जब युद्ध हुआ, क्रांति हुई, विद्रोह हुआ, क्रांति जो उसको कहिए आप, हम लोग तो उसको क्रांति बोलते हैं। तब को जान के आश्चर्य कि पहले सैनिक विद्रोह हुआ, बाद में और भी जगह फैला। तो जो सैनिक विद्रोह हुआ, उस सेना में पहले सबसे अधिक संख्या ब्राह्मणों की थी, तब राजपूतों की थी। बाद में तो शोध होता है, खोज हुआ, अपना भाई पता करो क्यों हुआ, जनरली होता है। तो उस सेना में सबसे अधिक ब्राह्मण और राजपूत थे, इसके बाद अन्य जातियां थोड़ी बहुत मात्रा में थी। तो अंग्रेजों को लगा कि भाई ब्राह्मण और राजपूत दो जाति ऐसी है जो कि लड़ाकू भी है। राजपूत तो लड़ाकू होते हैं, माने ट्रेडिशनल होते हैं, शस्त्र और शास्त्र हाँ, दोनों के। दोनों उसमें है, प्लस इनका समाज पे अच्छा खासा प्रभाव है। ये जो कहते हैं लोग करता है, डर से नहीं करता है, श्रद्धा से करता है, क्योंकि उनके सुख दुख में ये लोग हर एक गांव में काम आते हैं। सही बात है। तो क्या हुआ कि अंग्रेजों ने, मुझे लगता है या लिखा भी हुआ है, जीएस गुरु की किताब में, है कास्ट रेस इन इंडिया, कास्ट रेस इन इंडिया में लिखे हो, कि ये कहना कि उन्होंने जाति पर कुछ नहीं किया गलत है। जो मेरा जो मानना है वही बात वो भी लिखे हुए है कि उन्होंने जातियों को बांटने का काम किया और आपस में लड़ने का काम किया, ताकि उनका काम बढ़ सके और वे ठीक ढंग से राज कर सके, उनका विरोध ज्यादा न हो। तो मैंने सिस्टमेटिकली और प्लानिंग के लिहाज से जो है ब्राह्मणों और राजपूतों के खिलाफ अन्य जातियों को भड़काया, ताकि जो इनका वजन है, जो इनका प्रतिष्ठा समाज में है, वह खत्म हो जाए। और इसी के लिए उन्होंने थ्योरी लाया जिसको कहा जाता है उत्पीड़न का सिद्धांत। अच्छा। और उन्हें सिद्ध किया कि भाई तुम लोगों को उत्पीड़ित किया गया है, उनके मन में डर लगा तुमको उत्पीड़ित किया गया, उत्पीड़ित किया गया, उत्पीड़ित किया गया है, लोग मानने लगे उत्पीड़ित किया गया है। और किस समाज में हायरार्की नहीं होता है? दुनिया के हर समाज में हायरार्की होता है। तो गांधी जी ने कहा है कि जो समझिए कि प्रतिबंध और जो अयोग्यता और जो एट्रोसिटीज अफ्रीका में कालों के साथ गोरों ने किया, वो तो हम लोग नहीं करते हैं। कभी नहीं किए कि भाई आपका त्वचा का रंग काला है तो आपके साथ हम खराब व्यवहार करेंगे। हमारे यहाँ कृष्ण काले थे, राम काले थे, चाणक्य काले थे, सभी नियंता है यहाँ के। सही बात। लेकिन वहां तो काले, अब गांधी जी को क्यों जो है एक तरह से उनको ये हुआ कि हमको ये करना चाहिए अंग्रेज के खिलाफ संघर्ष, क्योंकि वो गाड़ी से फेंक दिया गया था। यहाँ तक कि साहब गाड़ी पे साथ चलने की भी अनुमति नहीं थी। तो ये बड़ा अजीब चीज है। मुझे लगता है कि जो सोशल हिस्ट्री और इतिहास
जो हमको पढ़ाया गया है, जो बताया गया है, वह डेफ़िनेटली जो है एक नैरेटिव सेट करने के लिए बताया पढ़ाया गया है। दिक्कत का बात ये है कि जब इस्लाम हमारे यहाँ आए, तो उन्होंने भी हमें नष्ट करने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने केवल तोड़-फोड़ किया, हिंसक तरीके से, क्योंकि वो मध्ययुगीन बर्बर आदमी थे वो, तो खाली लड़ना, मारना, पीटना जानते थे। तो उन्हें तोड़-फोड़ खूब किया, मंदिरों को जलाया, इस पुस्तकालयों को जलाया, लोगों को मारा, उनको धर्मांतरित कराया। ये जब अंग्रेज आए, तो अंग्रेजों ने क्या किया कि बड़े टैक्टिकली उन्होंने क्या किया कि यहाँ का जो मूल ग्रंथ है, उनको बदलना शुरू किया। उनके उनके जो है उसको भाष्य का जो है, जो लोग भी भाष्य किया, या मैक्स मुलर ने पूरा वेद का भाष्य किया, वो संस्कृत नहीं जानते थे। बताइए कैसे भाष्य किए होंगे। इसी तरह बहुत सारी बातें हुई, उसमें कुछ जो है लोगों ने भी, जो भारतीय थे, उन लोगों का ही प्रयोग किया गया, लेकिन अपने मुताबिक लिखने के लिए प्रयोग किया गया। तो ये चला, उन्होंने पूरे के पूरे भारत के नॉलेज सिस्टम को चेंज कर दिया। अंग्रेजों के आने के पहले कोई मनुस्मृति को जानता नहीं था, लेकिन अंग्रेजों के काल में मनुस्मृति से समाज चलता है का धारणा आया यहाँ पर। इसके पहले तो कोई नहीं जानते कि मनुस्मृति से किस काल में जो है समाज चला है। लेकिन मनुस्मृति में जो गलत बातें थी या है, वो कभी मनुस्मृति की नहीं है। मनुस्मृति का जो मूल श्लोक है वो 800 के आसपास है, आज 2500 से ऊपर है साहब। वही मनुस्मृति कहता है कि सबसे पहले अगर आपके यहाँ जो है पैसा है, और आपके बेटे को जरूरत है, पत्नी की जरूरत है, और आपके दास की जरूरत है, या आपके सेवक की जरूरत है, तो सबसे पहले सेवक को दीजिए। और वही मनुस्मृति की जगह कहता है कि ये सेवक को धन रखने का अधिकार नहीं है। कैसे हो सकता है भाई? तो कहीं ना कहीं कॉन्ट्राडिक्शन, हम जिसको जो बात कह रहे हैं उसको तो कॉन्ट्राडिक्शन नहीं करेंगे, एक लेखक तो नहीं करेगा, लेकिन वो कॉन्ट्राडिक्शन भरा पड़ा है, वो इंट्रोड्यूस किया है। तो लोग, हाँ, तो ये डाला गया है उसमें, वो छेपक है जिसको समझने की आवश्यकता है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि मनुस्मृति ने दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट बता रहे हैं, उसको नोट करिएगा कि मनुस्मृति में पितृधन में लड़कियों के हिस्से की बात की गई है। तो जब पूरा विश्व, जो सो कॉल्ड जो कल्चर्ड वर्ल्ड है, वेस्टर्न हुआ, अमेरिकन लोग हुए, यूरोप के लोग हुए, जो अपने आप को सबसे सभ्यता का जनक मानते हैं, वो लोग कच्चा मांस खाते थे। जब उनको रहने सहने का ढंग नहीं था, उस समय हमारे यहाँ जो है पितृधन में लड़कियों के हिस्से की बात की जा रही थी। और जो व्यक्तिगत धन की बात है, वो तो 16वीं शताब्दी में जो है यूरोपियन कंट्री में उसका राइट लोगों को दिया गया है। हमारे यहाँ ईसवी पूर्व दिया गया था। तो हम इतने कल्चर्ड थे, इतने प्रोग्रेसिव माइंड के थे, उनको लोगों ने सिद्ध कर दिया कि ये लोग तो बहेलिया है, जो है जादूगर है, इनको कुछ बोलने नहीं आता है। तो एक पूरा षड्यंत्र चला कि पूरे भारतीयों को जो है एकदम से अनकल्चर्ड घोषित कर दो। दे डोंट नो कि हाउ टू रूल, हाउ टू लिव, दे डोंट हैव एनी टाइप ऑफ कल्चर। ये सारी बातें लोगों को डाली गई, एक नॉलेज सिस्टम बनाया गया, और जो पीढ़ी तैयार हुई वही पढ़ा पढ़ा के बड़ा किया गया। तो हमारी जो पीढ़ी अभी का है, जो अभी, जनरेशन, हाँ डेफिनेटली हम लोग भी उसी जनरेशन से हैं। तो जो लोग जो स्कूल में कॉलेज में जो पढ़ाया जाए वही ना हम लोग जानेंगे। और कुछ लोग होते हैं कि उससे बाहर जाके पढ़ते हैं या अध्ययन करते हैं कि बातें क्या, उसको ठीक ढंग से उसको जो है एनालाइज किया जाए। तो बहुत गलतियां हुई हैं, बहुत गड़बड़ सड़बड़ हुआ है। मुझे लगता है कि अब इतिहास के पुनर्लेखन की आवश्यकता है। सोशियोलॉजिकल हिस्ट्री हुआ, यहाँ का हिस्ट्री हुआ, इस सारी चीजों पर बड़ा निरपेक्ष तरीके से शोध की आवश्यकता है, क्योंकि जो बातें हम जानते हैं वही बातें हैं, ये जरूरी नहीं। अभी जो हम लोग बात कर रहे थे कि ब्रिटिश सिस्टम बनाया, तो उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल था वो एजुकेशन सिस्टम चेंज करना, डेफिनेटली। और उनका ऑब्जेक्टिव था एजुकेशन सिस्टम से ऐसे बच्चे अचीव, मतलब ऐसे लोग अचीव करना जो कि माइंडसेट से ब्रिटिश है तो है इंडियंस, बट हमेशा ऊपर रखिए ब्रिटिश को, बेसिकली कॉलोनियल माइंडसेट। शरीर से इंडियन हो लेकिन मन से जो पूरी तरह जो है लॉयल टू ब्रिटिशर्स हो, राइट। तो बेसिकली यू आर एजेंट्स ऑफ द ब्रिटिश। उनके जाने के बाद भी आप उन्हीं को सबसे
ऊपर रख के चल रहे हैं, उन्हीं के माइंडसेट में चल रहे हैं, वही उन्हीं के बनाए सर। इनफैक्ट आज का जो ब्यूरोक्रेसी है वो भी तो ब्रिटिश का ही बनाया हुआ है, डेफिनेटली और हम लोग तो वही सिस्टम फॉलो कर रहे हैं। इनफैक्ट सर एक और एग्जाम्पल भी हम लेना चाहते हैं, एंड यू कैन करेक्ट मी इफ आई एम फैक्चुअली रॉन्ग, बट जब कोई भी देश आज़ाद होता है तो सबसे पहले जो वॉर क्राइम्स हुए थे उसको सेटल किया जाता है। पूरा ये है कि बहुत ज़रूरी है कोर्स करेक्शन करना आज़ादी के बाद। लेकिन सर जब इंडिया आज़ाद हुआ तो जो जैसे जलियांवाला बाग ले लेते हैं सर, वहाँ पे कितने लोगों को मार दिया गया, पर हम लोग कोर्स करेक्शन में क्या किया सर, वही जो आर्मी मतलब जो लोग, ऐसा तो नहीं है सर कि इंडियंस गोली नहीं चलाए थे उसमें, फौज में पुलिस में तो इंडियंस भी काम कर रहे थे डेफिनेटली। ब्रिटिश के अंदर। लेकिन क्या आज़ादी के बाद उन पे वॉर क्राइम्स का केस चला, क्या हुआ सर इस चीज़ में? देखिए बात मैं कहूँगा कि आपको मैं बताऊंगा कि ऐसा है कि जैसे पहले मैं आपको दूसरी जगह ले जा रहा हूँ कि रूस में जब 89-90 का शायद बात है, जब ग्लासनोस्ट पेरेस्ट्रोइका सब हुआ और वामपंथ का वहाँ पर जो है साम्यवाद का अंत हुआ। हम लोग उस समय हमको लगता है कि हम लोग कॉलेज में पढ़ रहे थे, तो रातों रात जो है लेनिन, मार्क्स, स्टालिन वगैरह की गर्दन में रस्सी बांध के जो है उनके मूर्तियों को गिराकर समंदर में डाल दिया गया रातों रात। मार्क्सवाद के, साम्यवाद के एक चिन्ह को नष्ट कर दिए गए। ऐसा हर जगह होता है, जब वैचारिक रूप से कहीं कोई परिवर्तन होता है, सत्ता बदलती है, उसे लगता है कि इसने हमारे साथ एट्रोसिटी किया है, गलत किया है, तो उसके चिन्ह को हटा दिए जाते हैं। भारत में ऐसा नहीं हुआ। भारत में तो अंग्रेजों को छोड़ दीजिए जो तात्कालिक हमारे इन्वेडर थे, मुगलों के भी चिन्ह को बरकरार रखा गया। उनकी मूर्तियां, उनके कब्र, उनके मोन्यूमेंट सर यही बगल में अपना उनके हुए सिटी जो जलाया उसी के बख्तियारपुर है, ऐसे बहुत, मुजफ्फरपुर, ऐसे बहुत सारे नाम हैं आपको। ये जो भी यहाँ इस्लामिक नाम है वो सब तो डेफिनेटली उन्हीं लोगों के होंगे। कुछ को हम जानते हैं, कुछ को नहीं जानते हैं, लेकिन ये चीज हुआ और उसको हम लोग कंटिन्यू किए। आज अगर चले जाइए दिल्ली में, अगर आप सबसे द मोस्ट वीआईपी जोन जो है वहां चले जाइए, जो संसद के आसपास का, हाँ, वो हर मुगलों का पूरा खानदान आपको मिल जाएगा हर एक रोड पे खड़ा। कहीं अकबर खड़ा है, कहीं बाबर खड़ा है, कहीं हुमायूं खड़ा है, तो हर लोग मिल जाएंगे आपको। तो ये बड़ा अजीब है, ऐसा होना नहीं चाहिए था। मुझे लगता है कि ऐसा होने के पीछे रीजन ये रहा कि ये कोई सत्ता पलट नहीं था, सत्ता का हस्तांतरण था। ये उसको अलग अलग टेक्निकली लोग बहुत कुछ बोलते हैं, उसको हम सिंपली बोलते हैं कि हस्तांतरण था, एक ट्रांसफर था और पावर था। और उस दरमियान अंग्रेजों के भी कारिंदे आ रहे हैं, उनको एक्सेप्ट किया गया, माउंटबेटन रहे। इवन भारत पाकिस्तान का जब एक्सेप्ट किया गया डिवीजन को, तो उसकी भी सीमाओं को बांटने में जो है लोग रहे जो कि अंग्रेज के ही आदमी थे। सर इनफैक्ट, सॉरी हाँ बोलिए ना, बोलिए। हाँ पर आप जो बोल रहे हैं इनफैक्ट उसमें एक ये भी है ना कि कॉन्स्टिट्यूशन भी तो बन ही चुका था टू सम एक्सटेंट इन 1942। काफी हद तक कॉन्स्टिट्यूशन भी आप लोग रेडी कर 1935 का जो हिसाब किताब है वही कंटिन्यू करता है उसी में। हाँ मैंने उसके बाद तो अपना कॉन्स्टिट्यूशन, हाँ, जैसे शासन प्रशासन सारी बातें तो एक तरह से ये हो गई थी, लेकिन फिर भी उसको मैंने जब देश आज़ादी के क्रम में आया, प्रोसेस में आया कि देश आज़ाद हो जाएगा, तो प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें डाली गई। बेस उसी को हम लोग मानते हैं, लेकिन उसी पर जो है संविधान का निर्माण हुआ। अब संविधान में सबसे बड़ा दिक्कत ये है कि संविधान जब बनाया गया तो उसमें दिक्कत ये हुआ कि जो बेस था वह बेस भी एग्जैक्टली एक्सेप्ट नहीं किया गया, लेकिन हमको लगता है कि बहुत सारे कंफ्यूज थे कि हमको क्या करना है और क्या नहीं करना है। जैसे कि लोग कहते हैं गांधी जी ने पार्टीशन एक्सेप्ट नहीं किया था, ये बात सही है, जब उसकी बात होगी तो बहुत लोग उसमें चले आएंगे, लेकिन उसको हम नहीं जाना चाहते हैं। लेकिन हुआ यहाँ पर ये कि जब संविधान बना तो हमको क्या डालना है क्या नहीं डालना है, इस पे दिक्कत हुआ। प्लस जो सबसे बड़ा दिक्कत ये हुआ कि जिसका अम्बेडकर ने विरोध किया था
कि पाकिस्तान बनने के बाद जो हिंदुस्तान बना, ऐसे कौन आशंका व्यक्त की गई, तो उन्होंने कहा कि देखिए पार्टीशन का कौन समर्थन किया, कौन विरोध किया, तो उसमें स्पष्ट तौर पे था कि अंबेडकर ने उसका समर्थन किया था। लोग साधारण रूप से उनकी आलोचना भी करते हैं। तो उन्होंने कहा था कि देखिए पाकिस्तान बनना चाहिए इसलिए नहीं कि ये सही या गलत है, इसलिए कि देश के लोग शांति से रह सकें, क्योंकि इस्लाम के आगमन के साथ ही भारत में दो राष्ट्रीयता पैदा हो चुका है। ये अंबेडकर का वर्जन मेरा नहीं है। और मुसलमान जो होते हैं व्यवहार से बहुत ही वायलेंट होते हैं। बड़ा खराब वर्ड का उन्होंने प्रयोग किया था कि वे हर बात पे गुंडई पे उतर आते हैं। अच्छा। उनकी किताब में है, मैं अब मेरा वर्जन ये नहीं है। और वो कभी भी भारत के हिंदुओं को अपना नजदीकी नहीं मानेंगे। अगर उनको उनके पास सिलेक्शन का ऑप्शन आए तो आप भारत के अपने पड़ोसी हिंदुओं के बनिस्पत अफगानिस्तान या अरब के मुसलमानों को अपने अपने ज्यादा अपने नजदीक मानेंगे, अपने भाई मानेंगे, भाई बंधु मानेंगे। तो मुझे लगता है कि इसको बदला नहीं जा सकता है। तो पार्टीशन हो जाना चाहिए। आप पाकिस्तान दे दीजिए मुसलमानों को और यहाँ पे हिंदुस्तान। लेकिन अगर हिंदुस्तान मिश्रित देश बना रहेगा तो जो समस्या आज है वो समस्या सस्टेन करेगा। इसीलिए पार्टीशन के बाद शांति तभी हो सकती है जब कंप्लीट जो है ट्रांसफर हो हिंदुओं का। उन्होंने कहा कि हिंदू, जैन, सिख, ईसाई एक कंप्लीट हिंदुस्तान में चले, सॉरी हिंदू, सिख, जैन, ईसाई सब कंप्लीट हिंदुस्तान में चले आए और जितने मुसलमान हैं सब पाकिस्तान चले जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर जो समस्या आज है वो समस्या सस्टेन करेगा। हालांकि इस बात को फाइनेंस के नेताओं ने स्वीकार नहीं किया। एक बहुत दूरदर्शी आदमी थे। अम्बेडकर हमेशा समय से आगे सोचते थे। तो वन एंड ओनली वन लीडर जो कि अहेड ऑफ टाइम था। और जो अम्बेडकर ने उस समय कहा था वही आज साबित हो रहा है। ये फैक्ट है मेरा। हाँ, डेफिनेटली हम कोई मुसलमानों का विरोध नहीं कर रहे हैं। मैं सिंपल एक आपको मैटर ऑफ फैक्ट बता रहा हूँ कि जो अम्बेडकर ने कहा आज भी हिंदू मुसलमान का तो संघर्ष हो ही रहे हैं, चल ही रहा है सर। और संघर्ष कहीं ना कहीं हिंदू पक्ष में ज्यादा हो जाता है। वही है कि अगर हिंदू अपने देश में सेकंड क्लास सिटीजन बन के जी रहे, ये फैक्ट तो है ही सर। हाँ कहा जा सकता है, लेकिन चलिए बताए, हम तो सिर्फ पहली बार देख रहे हैं। जितना भी अध्ययन हम किए हैं, यूजुअली क्या होता है कि देश का जो मेजोरिटी होता है वो सबसे ज्यादा पर्क्स एंजॉय करता है देश में। पर हम पहली बार देख रहे हैं कि मेजोरिटी को सबसे कम भी पर्क्स है अपने देश में। और सेकंड जैसे कि अभी अभी जैसे देखिए अभी अभी बात हम बोलेंगे आपको कि जब देश आजाद हुआ तो जितने रजवाड़े थे उनका तो पर्सनल प्रॉपर्टी था। उस प्रॉपर्टी को सरकार ने लिया या उन्होंने सरकार को दिया क्योंकि देश बनाना था। और सब जो है हजारों भूमि से कुछ 10, 20, 50, 100, 200 एकड़ पर चले गए। किसी ने तो कुछ नहीं बोला कि गलत हो रहा है। वक्फ की जमीन पे इतने हल्ले हो रहे हैं तो वक्फ की जमीन आपकी कैसे हो गई? तो देश हमारा बना और पूरा रजवाड़े की जमीन हम देश ने ले लिया। क्योंकि तो देखिए कोई भी संपत्ति राष्ट्र की संपत्ति होती है। आज हमारे इकाई कि ये मकान हम जो है कुछ करेंगे तो कुछ नहीं कर सकते हैं, तो सरकार का होता है। तो वहां पर क्या है कि मुसलमानों की जमीन ली जा रही है। मुसलमानों की जमीन इतना हालात तो रजवाड़ों ने नहीं किया। 500 समथिंग जो है रजवाड़ों की जमीनें ले ली गई। आपको देना ही पड़ा सर। कितने महल ले लिए गए उसकी कोई बात नहीं करता है। लेकिन आज जब मुसलमानों के वक्फ की बात हो जमीन ली नहीं जा रही है अभी, तो भी क्या तो वक्त पे से होगा जमीन उसे छीनी जा रही है, ये किया जा रहा है, वो किया जा रहा है। तो ये तो बड़ा अजीब टाइप का चीज है। एक तो मुसलमानों की आबादी के अनुरूप पाकिस्तान मिला, जितना परसेंटेज था उस हिसाब से उससे अधिक भूमि मिली उनको। उसके बाद क्या हुआ कि अधिकांश मुसलमान यही रह गए। वो तो उस हिसाब से गए नहीं। और सर इनफैक्ट और ऊपर से कहिए कि वक्त के मुताबिक हम वक्त के अनुसार जमीन भी चाहिए। तो बड़ा अजीब चीज है। देश को बदलना चाहिए, बदल रहा है, बदलेगा। और सर वक्फ जिस तरीके से एक्सपैंड किया इंडिया में, स्पेशली आई थिंक दो सिग्निफिकेंट टाइमलाइंस है, एक 1995 का और एक 2013 का।
और उस दोनों के बाद स्पेशली आफ्टर 2013 आई थिंक दुगना जमीन वो लोग गेन किए हैं 2013 से 2025 तक में तो जो कांग्रेस पार्टी ने ठीक चुनाव के पहले जो कुछ रूल बनाया वक्त में, उसके अंतर्गत जो है वक्त ने बहुत सारी जमीनें हथिया ली में। प्रो मुस्लिम जो है उसका उसका स्टेप था। हमको ये समझ में नहीं आता है कांग्रेस पार्टी ऐसा करती क्यों है। और सर कैसे कर सकते हैं ये अनकॉन्स्टिट्यूशन खुद को कॉन्स्टिट्यूशन सही बात है। आज में कॉन्स्टिट्यूशन लेके घूमते हैं। और कॉपीजमेंट का भी एक सीमा होता है, इतना नहीं करना चाहिए। और हमको लगता है कि ये लोग कहीं ना कहीं इस तरह कदम उठाकर अपनी राष्ट्रीयता को या अपनी राष्ट्रभक्ति को संदिग्ध बनाते हैं। क्योंकि हम इस तरह कोई भी काम करें जो कि देश हित में नहीं है, केवल वर्ग हित में हो कि धर्म के हित में हो, तो ठीक नहीं होगा। एज एन अपोजिशन आप पार्लियामेंट में बात उठाइए अपनी, आप डिबेट करिए वाली के साथ, बट आप मोदी विरोधी नहीं है आज के डेट में, आप देश विरोधी बन जाते हैं। वही दिक्कत है कि मोदी विरोध में कब लोग देश की विरोध की सीमा को पार कर जाता है, ये पता उनको नहीं चलता है। ये ठीक चीज नहीं है। सर उनको ये नहीं समझ में आता है। हम लोग उस बारे में बात कर रहे थे कि कैसे ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम को चेंज कर दिया और उस कारण से आज भी बच्चे वैसे उसी माइंडसेट के साथ हम आज भी जी रहे हैं, कॉलोनियल माइंडसेट के साथ। सर हमको एक्चुअली समझ में नहीं आता है कि लोग को कैसे जो चक्षु खुलना बोलते हैं ना कि मेरे चक्षु खुल गए कि अब हमको सब साफ दिखाई दे रहा है। सर कैसे इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है हम लोग के पास आज के डेट में। आई थिंक सर 2013 14 15 तक मेरा भी वही फेस चलता था कि जो सूडो सेक्युलर इंसान ही तो होता है लिबरल। सर आई थिंक 90% बच्चे हम लोग के जनरेशन के वैसे ही थे उस टाइम पे। जो पढ़ेंगे वही समझेंगे। हाँ वही समझेंगे एग्जैक्टली सर। पर धीरे धीरे विथ एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन और इंटरनेट फ्री होने के कारण बहुत इन्फॉर्मेशन का एक्सेस मिल गया और एक्चुअली दिमाग भी खुलता है कि आप उतना भी रीजनिंग लगाते हैं कि भाई ये जो बताया जा रहा है ऐसा हो ही नहीं सकता, इट्स नॉट पॉसिबल, बहुत सारा चीज़ बस्ट हो जाता है मिथ्स। सर कैसे नहीं लोग का आज भी हो रहा है। आज के डेट में भी हम देखते हैं कि अगर आप किसी मेरे एज के ब्राह्मण लड़का ही वो इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं है कि हिंदुओं के खिलाफ एट्रोसिटीज हुआ है इंडिया में। सर हम उसको इंसिडेंट गिना देते हैं आज़ाद भारत में एट्रोसिटी का और वो मानने के लिए तैयार नहीं है। ऐसा क्यों है सर? मतलब इतना रिजिड कैसे हो गया हम लोग का माइंडसेट, स्पेशली सूडो सेक्युलर जो आज एक सेक्ट बन गया है लोगों का, सूडो सेक्युलर लेफ्टिस्ट लोग जो बन गए हैं। देखिए लेफ्ट का माइंड देखिए एक बात मैं अभी जो पिछली बार मैं बोल रहा था, पिछले सवाल के जवाब मैंने बोला लेकिन पूरा मैंने नहीं किया कि मुसलमानों ने हमारे मंदिरों को तोड़ा, पुस्तकालयों को जलाया, विध्वंस किया, विध्वंस करके हमें समाप्त करने का प्रयास किया। अंग्रेजों ने हमारे नॉलेज सिस्टम को ही बदल दिया अपने हिसाब से। जब देश हमारा आज़ाद हुआ तो इतिहास लिखने का काम या नॉलेज सिस्टम जो भारत का है वो पूरी तरह जो है वामपंथियों के हाथ में दे दिया गया। वामपंथियों का मूल विचारधारा होता है, जैसे कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का पढ़िएगा कार्ल मार्क्स का, वही उस माने वामपंथियों की गीता मानी जाती है। तो उसमें लिखा हुआ है कि जब तक उस क्षेत्र विशेष के लोगों का अपने सभ्यता और संस्कृति के प्रति आग्रह रहेगा तब तक वहां साम्यवाद की स्थापना नहीं हो सकती। इसका सीधा सा मतलब है कि वह वामपंथी सारे तरीके अपनाएंगे जिससे कि एग्जिस्टिंग सिस्टम तबाह हो जाए, लोगों का अपने सभ्यता संस्कृति के प्रति आग्रह जो है श्रद्धा है खत्म हो जाए, ताकि साम्यवाद की स्थापना वामपंथ की स्थापना हो सके। और इसी विचारधारा के अनुरूप जो भी कम्युनिस्ट माने कम्युनिस्ट लोग होते हैं, वो ब्राह्मण हो, राजपूत हो, कैसा नहीं जाति के हो, वो अपने धर्म, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता के प्रति बहुत आग्रह नहीं रखते हैं। वह मानते हैं कि वामपंथ के मैनिफेस्टेशन में या उसके समझिए कि लागू करने में जो है ये चीजें अवरोध है, तो उसको टेक्निकली और उसको समझिए कि एक तरह से कह सकते हैं कि जानबूझ के ऐसा करते हैं, मुझे लगता है। सर हम एक्चुअली इस बात को भी एक्सेप्ट कर लेते होंगे कि चलिए आपका यही सोच है कि हमको लेफ्ट से ही चलना है, हम सोशलिज्म लाना चाहते हैं, और मेरा किताब ये कहता है कि उसके लिए एग्जिस्टिंग सिस्टम खत्म होगा तभी ये आ सकता है। हम वो सब भी एक्सेप्ट कर लेते हैं कि आपको हिंदुइज्म से प्रॉब्लम हो रहा है, आप हिंदुइज्म हटाइएगा तभी सोशलिज्म ला पाइएगा, चलिए हम वो भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन अगर ये आप सारे रिलीजन के लिए करते हैं, लेकिन जब बात इस्लाम की होती है तो उस टाइम आप इस्लाम को कम्युनिस्ट एक्सेप्ट कर लेते हैं, राइट?
दे आर नॉट अगेंस्ट कम्युनिज्म। का सर मतलब क्या है कि कोई रिलीजन नहीं होना चाहिए, डेफिनेटली। लेकिन हम लोग जब इंडिया में कम्युनिस्ट पार्टी देखते हैं तो उनको एक्सक्लूसिवली प्रॉब्लम सिर्फ हिंदू से ही क्यों दिखती है? मतलब ऐसा ऐसा दिखता है ये चीज कि जब जैसे राम मंदिर बन रहा है तो प्रॉब्लम है, लेकिन वक्फ के पास अनलिमिटेड पावर्स हैं तो उससे प्रॉब्लम नहीं है। ये फिर यहाँ पे लोग अपनी सोच को नहीं, इनका दोहरा चरित्र है ये, और ये कहीं ना कहीं ये साबित करता है कि वह हिंदुइज्म के भी खिलाफ हो जाते हैं, और उनको ऐसा लगता है कि भारत का लोकतांत्रिक स्वरूप तभी तक है, या भारतीयता खत्म होनी चाहिए। तो भारतीयता खत्म होनी चाहिए के लिए आपको वहां हिंदुत्व खत्म करना पड़ेगा। इस्लाम से उनको कोई दिक्कत इसलिए भी नहीं है कि इससे वो समझते हैं कि क्या होता है कि ये माने इंडियन कल्चर से नहीं जुड़े हुए हैं, भारतीय संदर्भ की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये रहे ना रहे कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं, रहे तो ज्यादा उनके लिए अच्छा है, क्योंकि अभी एंटी हिंदुइज्म उनका जो मूलभूत जो प्रक्रिया है सब उसके खिलाफ ही है शुरू से। तो इसलिए कहते हैं कि नहीं भाई हिंदुइज्म के खिलाफ हम काम करेंगे, ताकि हिंदुओं का अपने धर्म के प्रति जो है व्यवहार या श्रद्धा खत्म हो जाए। और ये जानकर आपको आश्चर्य होगा, हमको भी नहीं सी बात समझ में आती है कि पैन इस्लाम का कॉन्सेप्ट इस्लाम ही रखता है, उसका अंतिम उद्देश्य क्या है कि पूरी दुनिया को इस्लाम के झंडे तले ले आना। कम्युनिस्ट का भी पैन कम्युनिज्म का कॉन्सेप्ट है कि पूरी दुनिया को एक बार कम्युनिस्ट बना देना। इसके लिए चाहे जो करना वो करेंगे। लेकिन जब एक दूसरे के विरोध या समर्थन की बात आती है तो वामपंथी वहां पर उसका समर्थन कर देते हैं। लेकिन एक और जो सबसे बड़ा अजीब बात है कि एक भी इस्लामिक कंट्री में वामपंथी शासन नहीं है, वामपंथी पार्टी नहीं है। ये बड़ा अजीब कंट्राडिक्शन है। हाँ सर, इनफैक्ट वक्फ के पास भी उतना पावर्स नहीं है जितना इंडिया में था अभी तक। वक्फ बोर्ड के पास इतना ये कांग्रेस पार्टी का सब देन है, इट्स टोटली माने ड्यू टू कांग्रेस पार्टी। सर, तो फिर लोग कैसे इतना सपोर्ट करते हैं? हम एक्चुअली बस समझना चाह रहे हैं कि इकोसिस्टम देखिए कैसे रहा। ऐसा है कि लोगों को समझ में नहीं आता है बहुत सारी बातें, ये बातें लोगों के बीच ले जाना होता है कि ये चीज सही है, ये चीज गलत है। दिक्कत ये है कि जो समझदारी एक सुबह आदमी के पास होता है वही समझदारी एक आम आदमी के पास होगा, यह कोई जरूरी नहीं है। ये हमको कहना पड़ता है कि आज जब देश में चुनाव में वोटिंग जाति के नाम पर होता है, क्षेत्र के नाम पर होता है, भाषा के नाम पर होता है, तो लोगों को भड़काना बड़ा आसान होता है। इसी से एजुकेशन का फैलाव, इंटेलेक्चुअलिटी बहुत जरूरी है समाज के लिए, कि लोग अपने भले और बुरे को समझ सकें। अब कौन समझाने में कितना माहिर होता है, सफल होता है, ये इस पर डिपेंड करता है कि आपकी बात को और उस विचारधारा को कितने लोग समझेंगे। लेकिन सबसे बड़ा बात है कि आज तो वामपंथ तो हर जगह से हार चुका है। मुझे नहीं लगता है कि केरल को छोड़ के कहीं उसका डोमिनेशन है भी कायदे से। लेकिन वो सबसे बड़ा बात है कि उनका हमारे आज जो नॉलेज सिस्टम पर कब्जा है पूरी तरह हटा नहीं है। अब उनको आपको सबसे बड़ा दिक्कत ये है कि हम यानी कि जो हमारा नेशनलिस्ट विंग है उन पर जो उनका प्रभाव है, हम तो बातचीत में देखते हैं। तो ये चीजें खत्म होंगी धीरे धीरे, लेकिन खत्म होंगी क्योंकि काम हो रहा है। आप कुछ लोग इंडिविजुअल लेवल पे कर रहे हैं, कुछ लोग संगठनिक तौर पे कर रहे हैं। हम आप बैठ के बात कर रहे हैं, परिवर्तन ही, पहले ऐसा बात कहाँ होता था? हाँ सर, आप खुल के ये सब चीजें नहीं कह सकते थे। तो परिवर्तन तो हुआ है, ये जय श्री राम नहीं बोल पाते थे। अब तो जय श्री राम कहा जा रहा है कि ये जो है कम्युनल नारा हुआ। और वैश्वनी तिवारी कहते हैं कि पाकिस्तान जो है एक तरह से रिवोल्ट का एक तरह माने अपोजिशन करने का एक तो नारा हुआ, जैसे इनकलाब जिंदाबाद जैसे पाकिस्तान जिंदाबाद है। ये तो इनकी सोच है। अब शिवानंद तिवारी जैसे वरिष्ठ नेता अगर ये कहता है कि पाकिस्तान जिंदाबाद नारा लगा दे तो क्या गलत हो गया? ये जो है विरोध का स्वर है। जैसे इनकलाब जिंदाबाद विरोध का प्रतीक हुआ, क्रांति का प्रतीक हुआ, प्रोटेस्ट का प्रतीक हुआ, उसी तरीके से पाकिस्तान जिंदाबाद प्रोटेस्ट का नारा है। अब लोग की ये सोच है, और शिवानंद तिवारी जैसे नेता की तो और लोगों का तो बातें छोड़ दीजिए। अब ऐसे लोगों के अगर अंदर में
अंतर्गत देश चलेगा, राज्य चलेगा, तो कहाँ जाएगा देश राज्य, उसका खाली आप कल्पना कर सकते हैं। या तो वह डेलिबरेटली ऐसा कर रहे हैं या उनके पास बुद्धि नहीं है, 2 ही बातें हो सकती हैं। क्योंकि जिसको बात समझ में आएगा, हम बैठ क्या कहेंगे कि फिलिस्तीन जिंदाबाद, आज कोई कहेगा कि इंग्लैंड जिंदाबाद, सर लेकिन अपने थे ना जो लेकिन वो लोग करते हैं, बोलते हैं, भाई नेता है। हिंदी के बात कैसे बोल सकते हैं? अने वही बात है, ये देश वही देश इतना लिबरल देश है जहाँ कि आप हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में बैठ के नहीं बात कुछ हो सकता है। होना तो चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? जो निर्णय लेने वाले लोग हैं, एक्शन लेने वाले लोग जाने, उस पर हम कुछ बोलेंगे नहीं। सर समझ में नहीं आता है कि कोई कॉन्सिक्वेंसेस क्यों नहीं है इंडिया में ये सब चीज़ों का। मतलब जैसे अगर कोई छोटा मोटा पत्रकार कुछ अगर बोल दे तो तमिलनाडु की पुलिस उसको बिहार के गांव से उठा के ले जाती है, लेकिन जहां आप बड़े स्केल पे हैं तो आप कुछ भी बोल दीजिए चलेगा। होना तो नहीं चाहिए ऐसा, और कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति देश से बड़ा नहीं होता है। अगर पार्लियामेंट के अंदर भी बोलता है इस तरह का बात, निश्चित तौर पे कार्रवाई होनी चाहिए। ये प्रोटेस्ट का भाषा नहीं हो सकता है। नहीं इस्लाम के, आपकी इस्लाम, आप भारत के मुसलमानों में चिंता करिए ना भाई, कितने लोग गरीब हैं, रोड पर हैं, भूखों मर रहे हैं, और प्रिजन की चिंता क्यों होने लगी? और ये तो हमारे लिए आश्चर्य की बात है। मैंने क्या किया, अम्बेडकर ने क्या कहा था कि यहाँ के मुसलमान अगर हैं, उनको बगल के जो है अपने पड़ोसी हिंदू की चिंता नहीं होगी, या उनको अपना भाई बंधु नहीं मानेंगे, लेकिन वही जो अरब के लोग होंगे उनका भाई बंधु मानेंगे। अब जैसे कि आपको याद होगा, बात उठाया तो मैं इसकी चर्चा कर रहा हूँ, कि जब रोहिंग्या का मामला आया था और बर्मा से जो है रोहिंग्या को खदेड़ दिया गया था, या उनके उनके खिलाफ जो भी वहाँ की सरकार जो है बौद्ध लोग काम कर रहे थे, तो उसके विरोध में मुंबई में जो है पत्थरबाजी शुरू हो गया। अभी जाके करना है तो जाके करो पत्थरबाजी, जाके बर्मा में, म्यांमार में, सही बात है। मुंबई वहां उसके खिलाफ जो भी करना है, जिसे आज मैंने कहीं भी कुछ भी करना, तो बर्मा में ना हो रहा है भाई, म्यांमार में ना हो रहा है। अब जैसे कि मान लीजिए कि बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ एट्रोसिटीज हो रही है, ताकि हिंदू तो नहीं तोड़फोड़ करते हैं, प्रदर्शन करिए आप भाई, उसके जाके बर्मा के सामने, जैसे यहाँ के लोग बांग्लादेश के दूतावास के सामने जाके प्रदर्शन करेंगे, अभी जाके करते प्रदर्शन वहां पर। तो पत्थरबाजी करना, यहाँ के सरकारी संपत्ति को नष्ट करना, ये क्या है? लात वहां खा रहे हो, बात यहाँ कर रहे हो। अगर तुमको लगता है कि तुम्हारा भाई बंधु वहां पर है, पिट रहा है, तो जाओ वहां पर वोट जाइए। हाँ तो ये तो मैंने तो बदमाशी का पराकाष्ठा ना है भाई। इन चीजों को तो बर्दाश्त करना नहीं चाहिए देश में। लेकिन एक सिस्टम चला हुआ है आजादी के बाद से कि भाई मुसलमानों को जो है, यही अपीजमेंट कहा जाता है, उनको विशेष नागरिक का दर्जा है। संविधान तो देता नहीं है, लेकिन यहाँ के नेता देते हैं। सर संविधान और चुनाव ऐसा चीज है, पॉलिटिक्स, कि लोग तो, अब हम क्या कहें, अब बाल ठाकरे का आदमी बेटा उद्धव ठाकरे, जिसके बारे में आशा भी नहीं किया जा सकता था कि वो ऐसा करेगा, इतना बड़ा पलटी तो वो तो मैंने एकदम वैचारिक समझिए कि उसका, एक तरह से कहिए कि क्या उसका कहिएगा कि मैंने अपने पार्टी के विचारधारा को बलात्कार कर दिया। हम लोग जो चंपलिक तुलने की बात कर रहे थे उनका चच्चू बर्बाद हो गया। हाँ, तो राजनीति बड़ा गड़बड़ चीज है। गांधी जी ने कहा था कि बहुत सारे अच्छी चीजें राजनीति के थ्रू नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी पॉलिटिकल आदमी, ये गांधी ने भी कहा था, अम्बेडकर ने कहा था, कोई बहुत बड़ी चेंज की बात आप नहीं कर सकते। एक पॉलिटिकल आदमी अपने हर कदम को इस हिसाब से तय करता है कि इस कदम से उनका हमारा वोट बढ़ेगा कि घटेगा। अगर घटेगा तो पैर खींच लेगा, चाहे जितना चाहे नहीं बढ़िया उद्देश्य के लिए हो कदम, लेकिन उसको जो है वो इंप्लीमेंट नहीं कर सकता है। सर जो फार्म बिल्स आया था, ये उसी चीज़ का एग्जाम्पल है एक तरीके से, कि कितना भी अच्छा चीज़ आप करना चाह रहे हो, फार्म बिल जो गाने वाला था मेरा मानना है कि सरकार को वहां पर वापस नहीं लेना चाहिए था कभी, क्योंकि सर वो एक्चुअली रिवॉल्यूशनरी था। और डेफिनेटली। किसी भी पार्टी का मैं और आश्चर्य का बात है, आश्चर्य का बात है कि सब लोग लागू करना चाहते थे, और वो जो राकेश टिकैत थे वो भी ऐसी मांग पहले कर चुके थे। लेकिन यह तो है कि हमको लगता है कि इसमें डीप स्टेट भी शामिल थे, और विरोध के लिए मुद्दा चाहिए, उनको लगा कि मुद्दा उसको न भी है तो भी मुद्दा बना दो,
तब जबकि हमारे हिसाब से एक यह क्रांतिकारी कदम था और इसको सरकार पर पीछे नहीं हटना चाहिए था। गलत संदेश गया मेरे हिसाब से। हाँ, ये आपको कमजोर दिखाता है। इतना बात तो 2 मिनट का काम था कि अब क्यों नहीं सरकार ने किया। अब सरकार क्या सोचती है, वो लोग सरकार में तो है नहीं, बाहर से ही अपने कैलकुलेशन कर सकते हैं। लेकिन अगर कहा जाए कि ऐसा हुआ होना चाहिए था कि नहीं, मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए था। तो आरएसएस पे थोड़ा वापस आते हैं हम लोग। जब सर आरएसएस की बात होती है तो उसके बारे में एक चीज ये भी बोला जाता है, वो हिंदूवादी राष्ट्रवादी ऑर्गेनाइजेशन है, ये तो फैक्ट है। तो लोग ये बोलते हैं कि वो सेक्युलर नहीं है, सिर्फ हिंदू के लिए जगह है उसमें। एक ईसाई एक मुस्लिम अगर काम करना चाहे, देश के लिए काम करना चाहे, तो वो आरएसएस के साथ जुड़ के काम नहीं कर सकता। इसमें कितना सत्य है? आपका सवाल जो है ये बहुत सारे सवालों का जवाब है और बहुत सारे इसमें जो है शंकाएं का समाधान हो जाएगा शंकाओं का। कि आपने कहा कि हिंदूवादी राष्ट्रवादी और सेक्युलर नहीं, ये 3 बात आपने कही। राष्ट्रवादी होना किसी भी हिसाब से गलत नहीं है, हर व्यक्ति को राष्ट्रवादी होना चाहिए। दूसरा बात है कि हिंदूवादी और सेक्युलरवादी, एक हिंदू एग्जैक्ट सेक्युलर हो सकता है। जो मन से हिंदू होगा वह कभी भी रेडिकल हो ही नहीं सकता है। हिंदू होने का मतलब होता है सेक्युलर होना। इसीलिए संविधान का जब प्रेमरु शुरू में बना, उसमें धर्मनिरपेक्ष शब्द को डालने से मना कर दिया था अम्बेडकर ने। ये बाद में जोड़ा गया है, जबकि एक्सेसिबल था वो, फिर भी उसको चेंज कर दिया गया। वही कांग्रेस कहती है आज कि भाई संविधान में परिवर्तन नहीं होने देंगे, बदलने नहीं देंगे, और खुद प्रेम्बल को चेंज कर दी। हाँ, जबकि प्रेम्बल आप चेंज, कितना बड़ा पाखंड है ये। आप तो चीजों को जो है ठीक से समझ नहीं रहे हैं। जो व्यक्ति कहता है कि हिंदूवादी आदमी धर्मनिरपेक्ष नहीं हो सकता है, वह या तो हिंदू को नहीं समझ रहा है, हिंदुत्व को नहीं समझ रहा है, या फिर जान के डेलिबरेटली जो है गलत चीजों को मैसेज, गलत चीजों को समाज में फैला रहा है, या तो फिर वो धर्मनिरपेक्षता को ही नहीं समझ रहा है। एक हिंदू देखिए मन मिजाज धर्मनिरपेक्ष ही हो, हिंदू का मतलब धर्मनिरपेक्ष होता है। दुनिया का तमाम धर्म के लोग भारत में आए, उनको जगह मिली, और दुनिया में कहीं नहीं मिली। वो चाहे पारसी हो चाहे कोई भी हो, सबके लिए जगह, सब लोगों को वहां जगह दी गई। क्यों? क्योंकि हिंदू राष्ट्र था ये, क्योंकि यहाँ के निवासी हिंदू थे। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पहला मस्जिद जो हिंदुस्तान का बना, वो केरल में एक ब्राह्मण राजा ने दिया था बनाने के लिए जगह उसका। अच्छा, केरल में। और हम लोग फलने फूलने के लिए जगह देते हैं हम लोगों। हाँ, ये बात है कि भाई आपको हम जगह दिया, हम ही पर अब भारी पड़ने लगी, हम ही को लगी बर्बाद करें, तो ये नहीं चलेगा। लेकिन हम लोग अतिथि देवो भव, वो चाहे धर्म का बात हो चाहे व्यक्ति का बात हो, हम लोग का मूल धर्म का मूल बात यही है। अतिथि को हम लोग देवता मानते हैं, सर्वधर्म समभाव की रखते हैं, वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं। ये तो हम ही लोग करते हैं, दूसरा कोई करता नहीं हो। तब कोई एक हिंदुइज्म रेडिकलिज्म है, तो ये गलत है। फैक्चुअली गलत है ये बात तो। लेकिन सर फिर कहीं ना कहीं हम लोग, बात है कि सर जब हिंदू राइट्स की बात होने लगती है ना, आप किसी भी धर्म की राइट्स की बात करिए तो आप ठीक है, आप एकदम फेयर बात कर रहे हैं, लोग आपको वैसे ही ट्रीट करते हैं, हाँ सही बात कर रहे हैं, एट्रोसिटीज की बात कर रहे हैं, इसको समझ में आ रहा है कि देश में क्या चीज़ की जरूरत है। पर जैसे ही आप स्विच करिए कॉन्वर्सेशन को कि आप थोड़ा हिंदू राइट्स के बारे में बात करते हैं, हिंदू के साथ जो गलत हुआ उसके बारे में बात करते हैं, और अचानक से लोग आपको सीधे रेडिकल, अंधभक्त, गोदी मीडिया, मतलब कुछ से कुछ बोलने लगे सर। ये इतना ज्यादा अग्रेशन क्यों है? मतलब अपने अपने देश में अपने ऊपर हुए एट्रोसिटीज के बारे में हम क्यों नहीं बात कर सकते हैं? ठीक है, ऐसा है कि एक तो उन लोग अपने आप को पराजित मानने लगे हैं। वो कुछ भी करते हैं लेकिन वो सत्ता के नजदीक नहीं आ पा रहे हैं। तो जो लोग माने जो लोग सत्ता में है या जो बहुमत जिनका है, ये सोचे ही नहीं थे कि भारत के अंदर जो है हमारे विचारधारा को, हमारी बातों को, हमारे वर्चस्व को कभी चैलेंज दिया जाएगा। अब वो चैलेंज्ड हैं, वे हार चुके हैं, सत्ता के बाहर हैं,
और सब चीजों से धीरे धीरे बाहर आ रहे हैं। तो एक खिसियाहट है, ये एक कुंठा है, और उस कुंठा में जो है, जो बहुमत है, जो कि अपने आप को समझ चुका है, जान चुका है, उसकी बातें करने लगा है, उनको लगता है कि नहीं, इनको जब तक हम डिमोरलाइज नहीं करेंगे तब तक हमारे पक्ष में वो नहीं आएंगे। इस वजह से मुझे लगता है कि एक गाली गलौज की भाषा है, एक कुंठा है। सर कहीं फ्लड आ जाए, कहीं भूकंप आ जाए, या फिर शिक्षा के लिए काम करना हो, देश में साक्षरता बढ़ाने के लिए कुछ काम करना हो, या कोई अभियान चलाना हो, हेल्थ मिशन चलाना हो, आरएसएस हमेशा फोर फ्रंट पे रहता है। मतलब उसके विंग्स कुछ ना कुछ रहेगा आरएसएस के साइड से, दे आर ऑलवेज देयर टू हेल्प। लेकिन आरएसएस को जब मीडिया कवरेज मिलता है तो उस तरीके का नहीं मिलता है। क्या ये एक मीडिया बायस है अगेंस्ट आरएसएस इन इंडिया? ऐसा है कि आरएसएस चाहती नहीं मीडिया में आना। ये बहुत बड़ी बात है। आज अगर लोग आज जब धोती देते हैं, साड़ी देते हैं, तो 4 एंगल से फोटो खिंचवाते हैं कि साड़ी देते हुए, धोती देते हुए। आरएसएस का यही मजबूती है। आरएसएस अपने उद्देश्य में बहुत सारे उसमें लोग हैं। आरएसएस का मतलब जो जुड़े हुए लोग हैं, अपने जीवन को किसी भी चीज की अपेक्षा किए बिना अपने जीवन का होम कर देते हैं। तो इसी आशा में कि राष्ट्र हित होगा, हम राष्ट्र के लिए काम कर रहे हैं, उस काम के वजह में राष्ट्र कुछ चाहते नहीं। ये बहुत बड़ी बात है। ये संस्कार है जो कि आरएसएस अपने लोगों को देता है। एक पिक्यूलियर चीज है ये। और मैं चूंकि बहुत सारे आरएसएस के शिविर में गया हुआ हूँ, उसके कामों को मैं जानता हूँ। जंगल में रह के वह जो है वनवासी कल्याण आश्रम चलाते हैं, उसका कोई पब्लिसिटी नहीं होती है। सर कोई जानता भी नहीं। बाढ़ हुआ या छोड़िए ना, जब देश आज़ाद हुआ तो हिंदुओं को प्रोटेक्ट करने का काम आरएसएस ने पाकिस्तान में किया, कश्मीर में किया। जब कश्मीर पर हमला पाकिस्तान ने कर दिया तो उस समय भी सेना वहां नहीं पहुंच रही थी, तब तक उन्होंने वहां के माने कबाइलियों को रोकने का काम किया। हर तरह से उन्होंने देश के लिए किया है। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि आरएसएस के शिविर में अम्बेडकर भी गए हैं, गांधी भी गए हैं, नेहरू भी गए। और नेहरू ने, हमको अगर ठीक से याद है तो 62 या 63 के जब 15 अगस्त का जो ये हुआ था, कार्यक्रम हुआ था लाल किले पे, वहां झांकी के लिए जो है आरएसएस के लोगों को भी बुलाया गया था। नेहरू ने बुलवाया था स्पेशली। 62 के युद्ध में जिस तरीके से आरएसएस के लोगों ने सहयोग किया, उसने पार्टिसिपेट किया, तो नेहरू जी को लगा कि नहीं, उसके बारे में ये धारणा जो थी गलत है। आरएसएस के बारे में लोगों की धारणाएं जो गलत हो जाती थी, वह उसके अंदर जाने पर, उसको समझने के बाद बदल जाया करती थी। तो जब गांधी का बदला, जेपी का बदला, जेपी भी गए हुए हैं, जेपी का बदला, जेपी ने भी बहुत ही पॉजिटिव बातें बोली आरएसएस के संदर्भ में। नेहरू का बदल गया तो और लोगों की बात छोड़िए। जो जानेंगे, जो आरएसएस को जानेंगे, आरएसएस के बारे में गलत नहीं बोलेंगे। क्योंकि आरएसएस एक राष्ट्रभक्त संगठन है, एक देशभक्त संगठन है। और देश जब भी मुसीबत में आता है तो आरएसएस के लोग बिना किसी अपेक्षा के अपनी कैपेसिटी में, जो उनकी कैपेसिटी होती है, जो उनको कह दिया जाता है, वह घर बार छोड़कर देश के लिए निकल पड़ते हैं और उसके सहयोग में निकल पड़ते हैं। ऐसे ऐसे संगठन जब तक जिस राष्ट्र में रहेंगे, उस राष्ट्र को कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए बहुत लोग कहते हैं कि जब तक देश में आरएसएस है, तब तक राष्ट्र को, इस भारत को कोई कुछ आंख उठाकर नहीं दे सकता है, उसे कोई हानि नहीं कर सकता है, बाल बाका नहीं कर सकता। सर हम लोग जब हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं तो हम समझते हैं कि ये कल्चरल आइडेंटिटी है हम लोग का, भारत का कल्चरल आइडेंटिटी होगा हिंदू राष्ट्र पे बनना। लेकिन जो, पता नहीं सही टर्म क्या है, पर जो अपोजिंग पार्टी है उसका ये मानना है कि ये तो एक्सक्लूजनरी है, आप एक्सक्लूड कर दे रहे हैं कि बस हिंदू राष्ट्र कैसे हो सकता है। तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं, या फिर एज ए यंगस्टर इस चीज़ को कैसे अप्रोच करना चाहिए? देखिए, हिंदू राष्ट्र है पहले। मैं भारत को हिंदू राष्ट्र मानता हूँ। हिंदू राष्ट्र है तभी लोग मोदी को, राम को, शिव को, हिंदू देवी देवताओं को गाली देने के बाद भी आदम आराम से रहते हैं।
कोई कुछ बोलने वाला नहीं है। नहीं। एम.एफ. हुसैन सरस्वती का इनका न्यूड फोटो बना के जिंदा रह जाते हैं। यहाँ के कुछ लोग राम को गाली देते हैं, सीता माता को गाली देते हैं, इसके बाद भी फतेह बहादुर जैसे लोग, चंद्रशेखर जैसे लोग रामायण को गाली देकर और कहने का मतलब धार्मिक ग्रंथों को गाली देकर आराम से रहते हैं। देखिए, हिंदुइज्म में रिएक्शन नहीं है और एक सीमा से ऊपर जाकर जो है आदमी को फ्रीडम है। आप कुछ भी बोल सकते हैं, किसी को कुछ भी कह सकते हैं। एक विमर्श का परंपरा यहाँ रहा है शुरू से, यही शास्त्रार्थ का ही परंपरा रहा है और कहीं नहीं हुआ करता था। और उसी से जो है बौद्ध संगति का परिपाटी शुरू हुआ। बौद्ध संगति की तरह का धर्म सभा था जिसमें हर धर्म के लोग आते थे, अपनी अपनी बात कहते थे, डिबेट होता था। एक ट्रेडिशन रहा है। ये चीजें भारत में आज भी हैं। एक कम्युनिस्ट आदमी अब पार्लियामेंट में कहते हैं ओवैसी कि भाई हम नहीं मानेंगे, जो पार्लियामेंट से कानून पास हो रहा है उसको नहीं मानेंगे। इतने कहने की हिम्मत उनको हो जाती है, उनको कुछ नहीं होता है। तो भारत में हो सकता है, एक हिंदू राष्ट्र में ही हो सकता है। नहीं तो इस तरह का भाषा का प्रयोग, इस तरह से हिंदू देवी देवताओं को जो गाली देने की प्रक्रिया है, अगर आज कोई हिंदुस्तान में कोई हिंदू अगर या कोई मुसलमान ही अगर कुरान के बारे में, मोहम्मद साहब के बारे में कुछ उल्टा सल्टा बोल दे तो भारत की तो बात छोड़ दीजिए, देश के लोग तो करते ही करते हैं। और बाहर के भी लोग जैसे कि जिस तरीके से रिएक्शन देते हैं वह अच्छा नहीं माना जा सकता है। अब जैसे कि आपको वसीम साहब हुए, तो वसीम रिजवी ने क्या कहा था कि 26 आयत कुरान से अगर निकाल दिया जाए तो कुरान अच्छा हो जाए, ठीक हो जाएगा। उसी 26 आयत के चलते जो है, कुरान के 26 आयत के चलते जो मुसलमान रेडिकल हो जाते हैं, आतंकवादी बनते हैं। अब कल इतने कहने का मतलब था, उन्हें धर्म से उनको निकाल दिया गया, घर के लोगों ने घर से बाहर कर दिया, फतवे पर फतवे जारी हो गए, उनकी जान को थ्रेट हो गया, जबकि वो खुद प्रैक्टिस मुस्लिम थे। लेकिन ये हिंदुओं के बीच नहीं होता है। हिंदू में रोज लोग गाली देते हैं, रोज कुछ करते, कोई निकालने जाता है जी, कोई जो है हिंदू को गाली दे, कोई दिक्कत नहीं। तो हमको लगता है कि ये जो हिंदुस्तान है एक हिंदू देश है, इसी से यहाँ पे इतने तरह का लिबर्टी है, लोग लिबरल हैं, हर तरह के चीज़ों के बारे में बात करते हैं, बोलते हैं, एक फ्रीडम है। अगर हिंदू देश घोषित तौर पर हो भी जाएगा तो अंतर तो नहीं है, लोग तो यही रहेंगे ना। हाँ, लोग तो यही रहेंगे, लोग तो नहीं बदल जाएंगे। तो मेरे हिसाब से तो हिंदू धर्म घोषित कर देना चाहिए, झंझटे खत्म हो जाए। क्योंकि हिंदू धर्म जैसे घोषित करिएगा तो यहाँ कुरान टाइप का कोई धर्म ग्रंथ नहीं है, यहाँ कोई बाइबल टाइप का धर्म ग्रंथ नहीं जिससे कि आपको देश को चलाना है। यहाँ तो हर धर्म की बात, हर लोगों की बातें, हर सेक्ट की बात, हर कल्चर की जो अच्छी बात है हम लोग मानने के लिए तैयार है। हम लोग तो धर्म को रिलीजन से रिलेट करते हैं, हालांकि धर्म का वास्तविक ट्रांसलेशन, उसका मीनिंग थोड़े रिलीजन हुआ। इस पर तो डिबेट चलता है कि भाई रिलीजन, धर्म का इंग्लिश जो वर्ड है रिलीजन प्रॉपर नहीं है। धर्म को कहा गया कि जो धारण करने योग्य हो, धर्मिति धारयते। इसका मतलब कि जो मानव के अनुकूल हो, जो पृथ्वी के अनुकूल हो, जो जिसको करने से पूरा धरा जो है अपने आप को लाभार्थी महसूस करे, अनुकूल महसूस करे, वही धर्म होता है। ऐसा कोई भी कदम जिससे कि एक व्यक्ति, एक भागवी प्रकृति का अगर उसको कष्ट होता हो, उसको हानि पहुंचती हो, तो वह धर्म नहीं है। तो ये तो मूलभूत बात है हिंदू धर्म का, तो उससे फिर घबराने की क्या बात है। अगर हो भी जाता है तो ज्यादा बढ़िया है, लोगों का समस्या खत्म हो जाएगा। लेकिन उसी हिंदू धर्म के देश में सभी धर्मों का जो है समावेश होगा, सभी धर्मों को जगह दी जाएगी।
सभी लोगों को जगह दी जाएगी, सभी विचारों को जगह दी जाएगी, तो कोई दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए। हाँ, क्योंकि ऑलरेडी सर वही सिस्टम, कोई सिस्टम है। बस हिंदू राइट्स की बात नहीं कर रही है, बाकी सबका तो चल ही रहा है, बाकी सब चीज़ तो वेयर इन प्लेस। हम ये नहीं कह रहे कि हिंदू राइट्स की बात ही नहीं होती है और हिंदू एकदम मिजरेबल लाइफ जी रहे हैं इंडिया में, बट स्टिल जो होना चाहिए था, जो कोर्स, बेसिकली सर कोर्स करेक्शन वर्ड भी हम बहुत बार यूज़ कर चुके हैं, पर अगर एग्जाम्पल दे तो क्या होता है कि अगर आप शिप लेके जा रहे हैं, आप कैप्टन है शिप के, तो अगर आप अपना कोर्स करेक्ट नहीं करते रहिएगा तो हम भटक जाइएगा शिप पे। डेफिनेटली। भारत सर 1200 साल, 1000 साल की गुलामी से उठा था और कोर्स करेक्ट नहीं किया हम लोग, और स्टार्ट तो गुलामी, मतलब गुलामी की शुरुआत, गुलामी से शुरुआत आए। मतलब हिंदू ही गुलामी सहना स्टार्ट किया ना। हाँ, डेफिनेटली। जैसे गुलामी के अगर मुस्लिम दोनों थे, हम डेफिनेटली जैसे जैसे हम आपको यहाँ पे करेक्ट करना चाहेंगे। जैसे करीब 1200 के आसपास 1197-98 में जब गोरी ने पृथ्वीराज पर विजय प्राप्त किया था, उस समय से कि इस्लामिक काल की शुरुआत होती, और 1947 में हम लोग आज़ाद हो जाते हैं। उसके पहले तो फिर 800 के आसपास से लेके 1200 के आसपास तक राजपूत काल आता है। वो एक रेसिस्टेंस का पीरियड था वो। जी जी। जैसे 712 में जो है मोहम्मद बिन कासिम आता है, लेकिन केवल सिंध तक ही रिस्ट्रिक्ट रहता है, वो उसके बाहर नहीं आ पाता है। उसको भी हम विजय नहीं मान के चलेंगे भारत के, वो तो सिंध का विजय था केवल फॉर ए टाइम बेइंग। फिर एक 400-500 सालों का लंबा पीरियड रहा जहाँ की मुसलमानों ने हमारे देश पर कब्जा करने का प्रयास किया, लेकिन सफल नहीं हो पाया। कासिम के पहले भी 17-18 बार प्रयास हुए थे, लेकिन वह सफल नहीं हो पाया था। और मुसलमान जहां भी गए वहां का पूर्ण इस्लामीकरण किया, लेकिन भारत में न उस समय हुआ न आज तक हुआ है। एक रेसिस्टेंस को शो करता है कि हाउ मच स्ट्रॉन्ग वी आर, हम कितने मजबूत हैं कल्चर के लिहाज से और मानसिक स्थिति। कोई ऐसी कह जाता है कि हम लोग पढ़ित समुदाय है, तो एक बेतुका बात है। आप हम लोग किताब जला दीजिए, हम लोग याद करके उसको आगे आगे बढ़ाएंगे, खत्म नहीं होगा। नहीं खत्म होने देंगे। तो एक बहुत माने यही एक ऐसी माने कल्चर है, सभ्यता है कि अभी तक जिंदा है, अब पूरे अपने जोश के साथ, पूरी शक्ति के साथ जिंदा है। यह साबित करता है कि इसमें कुछ ऐसी इनहेरेंट चीजें हैं जो इसे मरने नहीं दे रही हैं, इसे खत्म नहीं होने दे रहे हैं। नहीं तो मेसोपोटामिया खत्म हो गया, मिस्र खत्म हो गया, सब खत्म हो गया, हम लोग हैं। ये हमारा होना साबित करता है कि हम कितने पिकुलियर हैं, कितने अनोखे हैं, कितने मजबूत हैं, कितने शक्तिशाली हैं। सर इनफैक्ट अभी बहुत फनी फनी तो नहीं बोलना चाहिए इसको, अभी हम देख रहे थे औरंगजेब का कब्र हटाने की बहुत ज़्यादा बात चल रही थी, जो नागपुर में बहुत ज़्यादा दंगा का सिचुएशन भी हो गया था। उसी में एक आदमी का इंटरव्यू देख रहे थे हम, वो उनका ये कहना था कि आप सोच के देखिए, अगर औरंगजेब सही में इतना क्रूर शासक होता तो क्या आज हिंदू बाकी होते? 40 साल 50 साल का शासक का था उसका, सारे हिंदू खत्म हो जाते। मतलब सर कितना डिफ्यूजन का भी एक सीमा, कि आप अपने मन में औरंगजेब को इतना शक्तिशाली मान के बैठे रहे कि वो 40 साल दूर किया और सही में चाहता तो हिंदू को खत्म कर देता। बाबर को कितनी बार राणा संघ हारा? हाँ सर। आपका दिल्ली पे राज था, पूरे हिंदुस्तान पे राज नहीं था। बाबर कितनी बार हारा, हिमायूं हारा, अकबर हारा, औरंगजेब भी कितनी बार हारा। तो ये कहानी एक इतिहास है। और औरंगजेब चाह के भी कुछ नहीं कर सकता था, ऐसा बात नहीं करो चाह नहीं होगा। वो लोग चाहे, ऐसा बात नहीं, गजनी नहीं चाहा होगा, गुरी नहीं चाहा होगा, हाँ कासिम नहीं चाहा होगा, सबने चाहा, लेकिन अपने चाहने में कभी भी वह सफल नहीं हो पाए, क्योंकि यहाँ की परिस्थितियां ऐसी थी कि उनको सफल नहीं उस परिस्थिति ने होने दिया। ये एक फैक्ट है। सर अपने पास शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज जैसे राजा थे, अपने पास नागा साधुओं का फौज था, मतलब नागा साधु भी कई युद्ध किए हैं डेफिनेटली गर्ल्स के अगेंस्ट, ब्रिटिश के अगेंस्ट, कोई बात नहीं करता ये सब चीज के बारे में ना। अभी आपको बताते हैं कि नागा साधु एक मैं किताब पढ़ रहा था, आखिरी आखिरी मुगल। आखिरी मुगल में लिखा हुआ है कि 1877 या 78 का घटना उसमें है। उसमें क्या हुआ है कि जो हम लोगों का होता है कुंभ, महाकुंभ, कुंभ का मेला लगा हुआ था।
प्रयाग में, इलाहाबाद में, आज का प्रयाग। तो उसमें मिशनरियां जो हैं अपने धर्म के प्रचार के लिए किताबें बांट रही थी या प्रचार कर रही थी। और इसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने उस पर एक बैक क्या हुआ कि देखा गया कि ये जो है साधु, नागा साधु, भारी संख्या में उन्होंने उन पर हमला कर दिया और बहुत ही हिंसा उन्होंने किया और उसको वहां से भगा दिया। इसके बाद कुछ दिनों तक जो है अंग्रेज नागा साधु से डरते रहे और तब खोज खोज के नागा साधुओं को पकड़ा गया, उनको मारा गया, उनको उनकी हत्याएं की गई। यानी कि उनको एक तरह से घोषित कर दिया गया कि दे आर डेंजर टू सोसाइटी। अंग्रेजों ने उनके खिलाफ अभियान चलाया। तो है बहुत सारे एग्जाम्पल है, कुछ लोग जानते हैं, कुछ लोग नहीं जानते हैं। जबकि नागा साधु का तो फॉर्मेशन ही हुआ था डिफेंड करने के लिए, डेफिनेटली द द आर्मी विंग ऑफ सनातन। इन लोगों को जानना चाहिए। अब जैसे कि आप बात बोल रहे हैं तो मैं एक बात मैं कह रहा हूँ, जैसे कि ऐसे सनातन का नागा साधुओं का गठन हुआ, उनको बनाया गया। वैसे सिखों को जो है हिंदुओं के रक्षा के लिए उसकी स्थापना हुई थी। पप्पू यादव क्या बोलते हैं कि सिख धर्म की स्थापना हिंदुओं की सुरक्षा के लिए नहीं, मानवता की सुरक्षा के लिए हुई थी। तो जब मानवता की सुरक्षा के लिए हुई थी तो आप ये बताइए कि गुरु गोविंद सिंह, राणा रंजीत सिंह जैसे अनेक सिखों की हत्याएं मुगलों ने क्यों की? पप्पू यादव को बताना चाहिए। माने ऐसे मूर्खतापूर्ण लोग बात करते हैं जिसका कोई हद नहीं है। जानेंगे कुछ नहीं, हर बात में बोलेंगे, जानकारी नहीं है लेकिन हर बात में बोलेंगे। कॉन्टेक्स्ट में अगर हिंदू है तो बस उसको हटा, बस डेफिनेटली। माने इतना बड़ा मूर्ख आदमी है ये, इसका कोई माने लिमिट नहीं है। इसके वजह से एक ही बात हमको ठीक लगता है कि पब्लिक को हेल्प करता है। बाढ़ में जो है सामने आके लोगों का हेल्प किया, चाहे जो रोगी होते हैं उनको हेल्प करता है। मैंने कहा था एकदम आउटराइटली गड़बड़ आदमी है, लेकिन कुछ जानता नहीं है। भाई नेतागिरी करो भाई, लेकिन इतना गिरो मत अपने राजनीतिक लाभ के लिए। मेरा बस यही कहना। सर बिहार पे आते हैं थोड़ा। अभी बिहार में इलेक्शंस आने वाला है और सर एकदम जग जाहिर फैक्ट है कि बिहार में इलेक्शन जातिवाद पे ही होता है। एटलीस्ट अभी तक तो वैसा ही सीन चल रहा है। तो सर इस बार आपको क्या लग रहा है, सर क्या सीन चल रहा है इस वक्त पटना? इस वक्त बिहार के रुझान किधर जा रहा है? लोग बोल रहे हैं कि मुश्किल है इस बार इंडिया के लिए। ना, हमको ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि देखिए जो स्थिति है, तेजस्वी ने या उनके कुनबे ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है जिसके आधार पर बिहार की जनता उनको वोट करे। मुझे लगता है कि जहाँ तक नौकरी का फ्रंट है वहां पर एनडीए गवर्नमेंट बेहतर कर रही है और लोग आज भी उन चीजों को भूले नहीं है। जैसा सड़कों का संजाल है, लाइन बेहतर है, आप अपने तरीके से हर काम को कर सकते हैं, कहीं कोई थ्रेट नहीं है आपको। आज के पहले क्या था या किसी से कहने की बात नहीं, हालांकि आज की पीढ़ी शायद उसको नहीं महसूस करती है, जो नई पीढ़ी है। लेकिन हमको याद है, हम तो देखे हैं कि बोरिंग रोड चौराहा जो है वहाँ आप 5 के पहले 7 बजे रात के बाद लोग वहाँ नहीं आते जाते थे। राजीव नगर जो मोड़ है या फिर आपका जो शिवपुरी मोड़ है, जो रेलवे लाइन क्रॉसिंग है, वहाँ लोग 7 बजे के बाद जाते नहीं थे साहब। नहीं जाओगा, कब आपका सामान छीना जाएगा या क्या आपके साथ हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। और सर ये तो स्नैचिंग तो आम घटना थी। और सर ये तो आप शाम की मतलब अंधेरा होने की बात कर रहे हैं ना, अंधेरा होने के बाद। पर सर सुबह भी डर था कि सुबह दोपहर में फिर हाँ किडनैप की बात थी, दोपहर में आदमी जब सुना साना होता उस समय लोग वहां क्रॉस नहीं करते थे। और देखिए जब 2015 में चुनाव हुआ और कुछ दिन के लिए राजद के साथ जदयू के साथ जाति की सरकार बनी, तो स्थिति पुनः वही लौटने लगी। मैंने महसूस किया है कि पुनः जो बोरिंग रोड पर 7 बजे के बाद भीड़ लगनी बंद हो गई। एक माइंडसेट होता है सर बहुत जल्दी ये चेंज हुआ है, चेंज हुआ था और ये हर जगह होने लगा। मैंने जो संवेदक थे उनसे जो है रैंसम का मांग होने लगा, उनके यहाँ जो है तोड़फोड़ होने लगा, काम बंद हो गया साहब। बक्सर से लेके जो है आरा तक का जो 4 लेन का काम था खत्म, बंद हो गया।
कोई तैयार नहीं था काम करने के लिए साहब वहाँ पे। अब ये स्थिति कैसे हो जाती है इनमें? आखिर वह तत्व कैसे आपको डेवलप कर जाते हैं? वह तत्व कैसे जो है इंस्पायर हो जाते हैं एंटी सोशल एलिमेंट उसके आने के साथ ही? तो क्या यह बिहार की जनता पुनः देखना चाहेगी? क्या सोचने की बात है। और हमको नहीं लगता है कि वो वास्तव में जंगल राज था। हमको नहीं लगता है कि वो स्थिति पुनः बिहार की जनता स्वीकार करेगी। शिल्पी गौतम हत्याकांड की मुझे याद आती है। मैं ऑन रिकॉर्ड नहीं कहना चाहूँगा कि उसमें कौन-कौन लोग इन्वॉल्व थे, लेकिन सत्ता से जुड़े हुए लोग इन्वॉल्व थे उसमें। उसकी जाँच होना बाकी है। दिन दहाड़े एक जोड़े की हत्या कर दी जाती है। उसको आत्महत्या का रूप दिया जाता है। दिन दहाड़े जो है किडनैप हो जाते हैं और बहुत सारी घटना है। उसको याद करके मैं ये नहीं होना चाहता हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि जनता पुनः उस चीज़ों को दोहराना चाहेगी, क्योंकि उनके आसपास के लोग तो आज वही हैं। सर मेरा एक सवाल है थोड़ा सा हट के है। अ, जब हम लोग सर यूपी की बात करते हैं तो वहाँ पे बीजेपी का बहुत स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस हम लोग को देखने के लिए मिलता है। गुजरात की बात करते हैं तो एक खतरनाक डेवलपमेंट मॉडल है गुजरात का, जिससे अच्छा खासा डेवलपमेंट हुआ है। लेकिन सर बिहार में भी बीजेपी काफ़ी टाइम से पावर में है, डायरेक्टली नहीं है बट दे आर इन द रूलिंग पोजीशन। तो भी आज तक हम लोग बिहार में वो स्ट्रॉन्ग लीडरशिप डेवलप होते हुए क्यों नहीं देखे हैं बिहार के साइड से? आपको क्या लगता है कि वैसा स्ट्रॉन्ग लीडरशिप, या फिर अगर लीडरशिप नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि हमेशा कोलिशन गवर्नमेंट बनाना पड़ता है, देन व्हाई आर वी नॉट इम्प्लीमेंटिंग अ सिमिलर डेवलपमेंट मॉडल लाइक गुजरात? मैं उसमें 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 मैं उसमें सिंपल मैं ही कहना चाहूँगा कि बिहार में बीजेपी वाजपेयी जी के ज़माने से ही नीतीश कुमार को आगे करके जो है राजनीति की है। बिहार की स्थिति थोड़ा अलग इस मामले में थी कि उस समय बहुत ही लालू यादव का खराब गवर्नमेंट था, गवर्नेंस था। जंगल राज था, हटाना था। भाजपा को सहयोग चाहिए था। एक कोलिशन चाहिए था, स्ट्रॉन्ग कोलिशन अगेंस्ट राजद। तो भाजपा ने नीतीश के साथ किया, जॉर्ज साहब के कहने पर। क्योंकि ये जो नीतीश के साथ जो गठबंधन हुआ उसमें जॉर्ज साहब की अहम भूमिका थी। हमको जहाँ तक याद है कि मुंबई में सर जॉर्ज साहब जॉर्ज फर्नांडिस, तो उस समय के राष्ट्रीय वो उन्होंने समता पार्टी बनाई थी और जदयू प्लस समता पार्टी था। तो 1994-95 के आसपास का बात है, का साल आगे पीछे हो सकता है। शायद वाजपेयी साहब हॉस्पिटल में थे, उनको देखने के लिए जॉर्ज साहब गए, उनके साथ नीतीश जी भी थे और अच्छा से बातचीत हुआ और जॉर्ज साहब ने उनको इंट्रोड्यूस कराया वाजपेयी साहब से। तो वाजपेयी जी बड़ा प्रभावित हो गए नीतीश जी से। नीतीश अच्छे नेता हैं भी, बोलने का ढंग या फिर हर चीज़। तो उस समय थोड़ा पर्सनल बातचीत हुई और हमको लगता है कि जहाँ तक हमको याद उस समय निर्णय हुआ कि नीतीश को ही आगे रखकर जो है, जान पहचान तो पहले भी होगी, ऐसा नहीं उसी दिन हुई, लेकिन दूसरे तरह की बात हुई। तो उसी समय हुआ कि साथ जो है मिल के लड़ना है और जंगल राज को हटाना है। उस समय बीजेपी उतनी स्ट्रांग नहीं थी, तो मुझको लगता है कि नीतीश को आगे करके जो है लालू राज को ख़त्म करने का प्रयास शुरू हुआ। तो इसी स्थिति में चूँकि बिग ब्रदर या राष्ट्रीय पार्टी भाजपा ने हमेशा से अपने सहयोगी पार्टियों का सम्मान किया है। नीतीश का कद ही बड़ा था, वाजपेयी के ज़माने के उनके साथ के लोग थे, आडवाणी उनका बहुत सम्मान करते हैं। तो एक तो है कि जब तक नीतीश हैं तब तक बीजेपी उनको आगे रखेगी, क्योंकि एक मोरल बाइंडिंग भी होता है। सर आई थिंक मोर एंड मॉरल अब ये भी है कि सेंटर में भी तो अलायंस है, तो हाँ, नहीं कुछ पॉलिटिकल मजबूरी होती है और कुछ और भी चीज़ें होती हैं, कुछ यहाँ की सामाजिक परिदृश्य भी होता है। एक बात है कि लालू यादव ने इस बिहार को जातियों में इतना बुरी तरह से बाँट दिया है और जातीय चेतना इतनी यहाँ पर भर दी है लोगों के अंदर कि राष्ट्रीय चेतना उसमें थोड़ी कमज़ोर पड़ जाती है।
और जहाँ-जहाँ जो है आपको प्रादेशिक माने प्रादेशिक स्तर के दल हैं, वहाँ पे राष्ट्रीय चेतना बाधित होती ही है। मुझे लगता है कि धीरे-धीरे बिहार के लोग राष्ट्रीय चेतना में आबद्ध हो जाएँगे और कल कोई राष्ट्रीय विचारधारा वाली पार्टी, हालाँकि जदयू भी है, सत्ता में आएगी तो हो सकता है कि बीजेपी का स्ट्रॉन्ग लीडरशिप डेवलप करे। हमको लगता है कि कोलिशन के चलते यहाँ पर जो है बीजेपी की स्ट्रॉन्ग लीडरशिप डेवलप नहीं हो पा रही है, क्योंकि आप लीड करने के लिए किसी को देंगे तभी अपना वो कैपेसिटी दिखाएगा। अब जैसे कि धर्मांतर विरुद्ध विधेयक हुआ, हर स्टेट में है, गुजरात में है, उड़ीसा में है, उत्तर प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश में है, उत्तराखंड में है, और ये समय की ज़रूरत है, क्योंकि हमने देखा है कि कई जगहों पर आपको गरीब हिंदुओं को बहला-फुसलाकर उसका धर्म का परिवर्तन कराया जाता है। लोग विरोध करते हैं। धर्मांतरण कराने वाले पास्टर, पादरी पकड़े भी जाते हैं। लेकिन पुलिस के पास ऐसा कानून नहीं है जिससे कि उसके खिलाफ कोई कार्रवाई कर सके। चार्जशीट में डालने के लिए कुछ नहीं है। ये सब अभी एक घटना हुई थी तो कुछ हमारे जान-पहचान के लोग थे, तो एक सासाराम की घटना है। सासाराम में शेरशाह के मकबरे के बगल में जातियाँ रहती हैं, सेवा बस्ती है, अनुसूचित जाति के लोग रहते हैं। तो वहाँ पादरी लोग पहुँच के लगा लोग धर्मांतरण करने। कुछ लोगों ने विरोध किया, विरोध पकड़ करके उसको जो है फिर पुलिस को दिया। पुलिस ने उसको 2 दिन रखा भी। कुछ बड़े लोग भी उसके प्रोटेक्शन में रहते हैं, तो दोनों तरह से लोग मजबूत थे। तो पुलिस ने कहा कि आखिर मैं किस एक्ट में उसको जेल में डालूं, गलत तो काम गलत कर रहा है, लोगों को बहला-फुसलाकर जो है उसका धर्म बदल रहा है, तो गलत काम है, हम भी समझते हैं। लेकिन कोई यहाँ कानून ही नहीं है जिससे किसी के खिलाफ हम कार्रवाई कर सकें। तो इस राज्य में जो है धर्मांतरण कानून लाने की आवश्यकता होनी चाहिए थी। प्रॉब्लम ये है ना सर कि लोग भूल जाते हैं। जैसे हम समझाते हैं कि हम क्या बोलना चाहते हैं, कि जैसे 2005 की आप बात कर रहे थे सर, तो उस टाइम पे हम लोग स्कूल में थे, हम एग्जैक्टली क्लास 5 में थे उस टाइम। और सर उस टाइम पे ये इतना एक्सट्रीम चल रहा था बिहार में, किडनैपिंग वगैरह, तो ऊपर भी याद होगा, बहुत एक्सट्रीम चल रहा था सर, कि मतलब बच्चा क्लास गया है तो चांसेस है कि किडनैप हो जाएगा। और इंडस्ट्री बन गया था ये, कि सुबह किडनैप हुआ, दोपहर तक, लंच टाइम तक या छुट्टी टाइम तक बच्चा वापस भी आ गया। प्रॉब्लम तब स्टार्ट होने लगा जब कुछ बच्चे मर गए किडनैप होने के बाद, तो वहाँ से बहुत प्रोटेस्ट होने लगा। और अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी सपोर्ट आया था, आरजेडी का भी प्रेशर था कि पकड़िए किडनैपर्स को। ये सबसे गलत बात है, इस पे नहीं जाएंगे हमको। पर पॉइंट ये था कि लोग भूल जाते हैं कि ये दिन था। अभी जैसे नीतीश कुमार जी पे बहुत सवाल उठते हैं, लेकिन जिस तरीके से योगी जी को हम लोग क्रेडिट देते हैं यूपी में लॉ एंड ऑर्डर इम्प्लीमेंट करने के लिए, उस तरीके से नीतीश कुमार जी को नहीं मिलता है क्रेडिट बिहार में लॉ एंड ऑर्डर इम्प्लीमेंट करने के लिए। और लोग वही अगेन सर, लोग भूल जाते हैं कि बिजली नहीं था बिहार में। अभी लोग का कंप्लेन है कि डेवलपमेंट बस पटना में है, पटना के 50 किलोमीटर राउंड है या 100 किलोमीटर राउंड है डेवलपमेंट, और कहाँ डेवलपमेंट है। लेकिन लोग ये भूल जाते हैं कि पटना भी डेवलप नहीं रहा है। जिस स्टेट का कैपिटल सिटी डेवलप नहीं है, वहाँ पे आप और इंफ्रास्ट्रक्चर क्या डेवलप करेगा, मेजर कैपिटल तो बने। तो सेम चीज सर अगर इसको नेशनल लेवल पे भी देखें तो अगेन सर लोग भूल जाते हैं कि बस 70-80 साल तो हुए हम लोग को आज़ाद हुए हुए। वी आर अ वेरी न्यू कंट्री, उसमें भी 60 साल तो मतलब मेजोरिटी टाइम एक ही पार्टी हुई है। बहुत छोटा सा टाइम फ्रेम है जिसमें कि एक इस टाइप की गवर्नमेंट बनी है जो कि कॉलोनियल माइंडसेट को ख़त्म करना चाहती है। थोड़ा प्रो हिंदू बातें भी होती है। हम ये नहीं कहेंगे, आई थिंक ये क्लेम गलत होगा और बीजेपी खुद गिर सही करने का इस क्लेम को कि वो एक प्रो हिंदू पार्टी है। लेकिन सर कहीं ना कहीं सत्य तो है ही है कि पहली बार भारत में आज़ाद होने के बाद हम लोग हिंदुत्व के बारे में इस तरीके से खुल के बात करते हैं। एक दोबारा दोबारा से वो कल्चरल यूनिटी आ रहा है हिंदुओं के बीच। तो इस चीज़ को अगर हम लोग समय नहीं देंगे डेवलप होने के लिए, तो कभी भी वैसा सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस देख ही नहीं पाएंगे। सरकार की भी कोई नियत कोई नीति बनती है तो इसी पे बनता है ना, कि ये इफेक्ट जो है इसका इफेक्ट हम लोग को 2025 में लागू कर रहे हैं, 2045 में दिखेगा इसका इफेक्ट।
मतलब इस टाइप से नीति बनती है राइट, बहुत लॉन्ग टर्म पॉलिसीज होती है, क्योंकि इतना बड़ा पॉपुलेशन है हम लोग का। ऐसा नहीं है कि आज बैठे और 15 अभी वो मेल भेज दिए और इम्प्लीमेंट हो गया, इट्स नॉट लाइक दैट। तो सर आप क्या सोचते हैं इस बारे में? डू यू थिंक इट्स ट्रू कि लोग भूल जाते हैं एंड दे स्टार्ट कंप्लेनिंग पहले ही से? शुरू शुरू से बताते हैं कि हम लोगों के आज़ादी मिलने के कुछ दिन पहले चाइना भी आज़ाद हुआ और भी कुछ देश को अपना सिस्टम मिला, लेकिन जितना स्लो हम प्रोग्रेस किए उतना स्लो चीन या अन्य देश नहीं किए। डेफिनेटली ला। तो हमारा मानना है कि जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट था उसका जो एक कॉन्सेप्ट था या विकास करने की जो उनकी गति थी वह बहुत स्लो थी और वो वैचारिक रूप से कंफ्यूज पार्टी थी। आपने बहुत अच्छा एक सवाल किया है, बात कहा है कॉलोनियल माइंडसेट से बाहर आना। तो वास्तविकता यही है कि 2014 के पहले तक हम लोग कॉलोनियल माइंडसेट से बाहर नहीं आए थे। आने को बहुत लोग आ गए थे, चूंकि हम कुछ लोग आ गए थे तभी सरकार बदली, ये एक फैक्ट है सर बोलो। नंबर। हाँ वही बात है कि हम लोग कंप्लीटली और घोषित तौर पर जो है कॉलोनियल माइंडसेट से बाहर चले आए 2014 के बाद, जैसे ही मोदी की गवर्नमेंट आती है, बीजेपी की गवर्नमेंट आती है। इस बीच में जो विकास का गति रहा, जो विकास का दर रहा या जो वैश्विक हमारा प्रभाव रहा, उतनी तेजी से बढ़ा या बदला पॉजिटिव वे में। जैसे कि हम भी अपने व्यक्तिगत तौर पर स्वीकार करते हैं कि हमको भी लगा था कि ये जो क्यूआर से पैसा देना हुआ, यूपीआई पेमेंट ही तो नहीं होगा, कैसे रिक्शा वाला कर पाएगा, कैसे सब्जी वाला कर पाएगा। लेकिन मैं आज देखता हूं कि ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं मिलता है बाजार में जो कि खोमचा लगाता हो या फिर सब्जी बेचता हो या जो जूस बेच रहा हो या फिर भूजा बेच रहा हो, सबके पास क्यूआर के पास सिर्फ यूपीआई का सिस्टम है। ये क्रांतिकारी परिवर्तन है। प्लस उसी की वजह से जिस तरीके से जो है एक कह सकते हैं कि बैंक खाते खोले गए जनधन योजना के तहत, और ये कोशिश किया गया कि हर एक आदमी के पास बैंक खाते हों। और उसके बाद जो राजीव गांधी कहा करते थे कि 100 रुपया ऊपर से चलता है और 12 या 18 पैसे पहुंचता है, आज वो 100 का 100 पहुंचता है डायरेक्ट। ये थोड़ा मोड़ा चेंज नहीं है, इतना फास्ट ग्रोथ, पूरा का पूरा सिस्टम बदल गया। तो ये हुआ है, मुझे लगता है कि ये तभी हुआ है जब कंप्लीट इंडियन माइंडसेट की गवर्नमेंट आई है। जी सर। जो कंप्लीट कह सकते हैं कि हिंदूवादी माइंडसेट की गवर्नमेंट आई है। हिंदूवादी माइंडसेट का आप ये अर्थ मतलब है कि मैं कोई संकीर्ण धार्मिक भावना से बात कर रहा हूं। मैं हिंदू वर्ड को इस तरीके से डिफाइन करता हूं कि जो पूरी दुनिया को साथ ले चलने की या ले चल सकने की क्षमता रखता है। और यह माइंडसेट सबके पास होना चाहिए, सबको साथ लेके चलने की होनी चाहिए। जैसे लाख लोग गाली दे रहे हैं मोदी को, लेकिन जब वैक्सीन का खोज हुआ, भारत में सबसे पहले बनाया गया, तो उसने सैकड़ों देशों को वैक्सीन फ्री ऑफ कॉस्ट दी। फ्री ऑफ कॉस्ट दिया। सर लीडरशिप होता है ये। वैक्सीनेशन ड्राइव बहुत डेफिनेट वर्ल्ड लेवल पे उसकी सराहना हुई। आप उसको ऐसे ही नहीं कह सकते हैं। हमने तो नहीं देखा कौन हिंदू देश है, कौन मुसलमान देश है, कौन क्रिश्चियन देश है, हमने सबको दिया। यही हिंदू माइंडसेट है। अब मेरे हिसाब से हिंदू माइंडसेट सबका होना चाहिए। हिंदू माइंडसेट एक मुसलमान का भी होना चाहिए, हिंदू माइंडसेट एक क्रिश्चियन का भी होना चाहिए। हिंदू माइंडसेट का मतलब होता है कि सर्वधर्म समभाव, वसुधैव कुटुंबकम, ये हिंदू माइंडसेट है। इसमें क्या दिक्कत है होने में? सर एक अभी जो हम लोग बात कर रहे थे उससे एक्चुअली हम लोगों को याद है कि क्यों हम बीजेपी को सपोर्ट करते हैं एज अ पार्टी, क्योंकि और नॉट जस्ट बीजेपी, क्यों हम मोदी जी क्यों हमको विजनरी लगते हैं। सर इंडिया में कोई आप प्रॉब्लम देके बैठिए सॉल्व करने के लिए, वही भी प्रॉब्लम, तो आपको रियलाइज होगा कि ये प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो इसके लिए जैसे एग्जांपल लेते हैं सर कि हम चाहते थे इंडिया में कि ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम इस्टेब्लिश हो जाए क्यूआर वाला, लेकिन प्रॉब्लम था कि इंटरनेट नहीं है
बैंक अकाउंट नहीं है लोग के पास, तो आप लगा भी दीजिएगा क्यूआर, जो सबके मन में ना होता है कि क्यूआर से कैसे पेमेंट होगा, इम्पॉसिबल है। पर सर क्या ब्यूटीफुली इम्प्लीमेंट किया गया है इसको। पहले इंटरनेट का लेयर बनाया गया, यूपीआई का लेयर बनाया गया, यूपीआई का लेयर बनाने के पहले इंटरनेट निश्चित दिया गया, आधार इम्प्लीमेंट किया गया। इम्प्लीमेंट सबके एक्सेस में लाया गया, हाँ, आधार इम्प्लीमेंट करके सबका अकाउंट अकाउंट खोला गया। उसके बाद फिर से क्यूआर पे लाया गया। ये नहीं कि पहले क्यूआर ले आते हैं, अच्छा ये नहीं चल रहा है, इंटरनेट तो नहीं। विजनरी नेता है भाई। आप भले उसको कुछ भी कह दें, मोदी को कह दें कि आप ये है वो है, लेकिन बहुत विजनरी नेता है वो। और एक लौता आदमी है जो कि इस चीज को समझता है कि प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा मल्टी लेवल पे जाके। ऐसे नहीं है कि अभी तक सर यही इंटर्नशिप हम लोग इंडिया में देखते आए थे, उसमें वो चीज ही नहीं दिखता था। एक्सेप्ट कर लिए कि 100 रुपया भेज रहे हैं, 18 ही पैसा पहुंच रहा है, तो उसको सॉल्व करिए ना, ये 100 का 100 पहुंचे। वो मान के चलते थे कि वो हमारे लोगों में बट रहा है, हमारे नेता है, पार्टी के नंबर हैं, लोग एक्सेप्ट कर गए। आप ही तो कर सकते हैं, पर यहाँ पे हम देखिए कि चेंज किया गया उस सिस्टम को कि 100 निकाले। उसको वर्ल्ड लेवल पे उसको प्रशंसा मिला। जैसे कि यहाँ जो यूपीआई सिस्टम है देश का, वो तो अमेरिका तक उसको देख भौचक है जी सर, डेफिनेटली। कि इंडिया में यह सिस्टम इतना सक्सेसफुल कैसे हो गया। और इसके साथ जिस तरीके से इंडिया काम कर रहा है, वो सब लोगों के लिए समझिए कि एक एग्जाम्पल है। सर आज की डेट में हम लोग पटना में बैठ के ग्लोबल क्लाइंट्स के लिए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर रहे हैं, कहते हैं तो डेफिनेटली इंटरनेट है सर तभी तभी कर रहे हैं। नहीं तो कहाँ से करता। नेट जैसे कि आप देख के मैं तो देखता हूँ, पढ़ता हूँ कि गांव में लोग जो है नेट के माध्यम से बिजली रहने के चलते बड़ा बड़ा काम करते हैं। सर मेरी बहन गांव में रहती है और ओरेकल में काम करती है, ओरेकल आप जानते बताइए। हैं, और सर गांव में रहती है नौगछिया में, यानी कितनी बड़ी बात है। करती है। ये तो गवर्नमेंट की नीतियों के चलते ही पॉसिबल हो पाया। हाँ एग्जैक्टली, आप कहीं ये तो एक इंडियन सोच भी नहीं सकता, हम लोग के परव्यू में ये नहीं था। खुद ही हम भी नहीं सोच पा रहे थे कि कैसे हुआ। ये अपनी बात कह रहा हूँ, लेकिन ऐसा हुआ। ये सरकार के विजन को जस्टिफाई करता है कि कितनी दूर क्यों सोच रहे हैं। इनफैक्ट सर बहुत सारे फील्ड्स में बहुत ज्यादा प्रोग्रेस किया है इंडिया अपने कम टाइम तक, और इनफैक्ट हमको काफी अनबिलीवेबल भी लगता है ये चीज, क्योंकि जब आप चैलेंजेस, जो हम लोग चक्षु खुलने की बात कर रहे थे स्टार्टिंग में, जब आपको दिखता है कि क्या चल रहा है देश में पॉलिटिकली, और फिर आप जब देखते हैं कि इंडिया प्रोग्रेस कितना किया है, तो एकदम अनपैरेलल हो जाता है कि मतलब हाउ इज इट पॉसिबल कि हम लोग इतना प्रोग्रेस भी कर पा रहे हैं, एट द सेम टाइम इतना नेगेटिव फोर्सेस भी है अपने ही देश में। डेफिनेटली इतने विरोध के बाद, इतने विरोध के बाद आप आए चीज जो है विरोध के इम्प्लीमेंट कर ही नहीं सकते। आपको भी समोसा खाना है, हमको भी समोसा खाना है, पर हम समोसा खाने गए तो आप आपत्ति करें। यहाँ शाहीन बाग की तरह जो है हर राज्य में होता है, हर भाग में होता है, हर और चीज, महीनों जो है प्रोटेस्ट होता है। यानी पर फिर भी एक स्टडी प्रोग्रेस के साथ हम लोग चल रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। ये सरकार का विजन और इच्छा शक्ति को दर्शाता है। सर हम बस ये चाहते हैं कि लोग इस चीज को थोड़ा समझे और रिकॉग्नाइज करें, बस। कर रहे हैं तरह सरकार। सर तुरंत क्या होता है ना, जो हम बोल रहे थे प्रॉब्लम क्या है कि लोग भूल जा रहे हैं। सर ये बहुत देखिए ऐसा होता है कि भूलने का ही परिणाम है। देखिए आदमी का बड़ा मेमोरी शॉर्ट टर्म का होता है। अब जैसे इसी सरकार में लोकसभा में क्या हुआ कि लोग भूल गए सरकार के अचीवमेंट को, तो 240 पर ला दिया। इतना अधिक जो है निगेटिव एडवर्टीजमेंट किया गया, निगेटिव जो है पब्लिसिटी किया गया सरकार के खिलाफ, कि लोगों ने सोचा कि ऐसा ही है। लेकिन जैसी सरकार 240 पर आई, बीजेपी आई, लोगों को लगा कि गलत हो गया है, तो क्योंकि सामने वाला तो बहुत ही खत्म टाइप के लोग हैं। तो जो हरियाणा चुनाव किसी को लग नहीं रहा था कि बीजेपी जीतेगी, वो पूरी फुल मेजोरिटी में आई। लोगों ने भूल सुधार किया जी। इसके बाद के चुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन बहुत बेहतर रहा। उसके बाद लोग रियलाइज करते हैं चीज़ों को। लेकिन देखिए मीडिया का ज़माना है, नेट का ज़माना, नेट के कुछ फायदे भी है, कुछ घाटे भी। फायदा ये है कि बहुत तेजी से लोग अपनी बातों को लोगों के सामने पहुंचा लेते हैं। घाटा ये है कि गलत बातें पहुंच जाती हैं। आम आदमी के पास उतना सेंस नहीं होता है, उतनी क्षमता नहीं होती है कि सही और गलत बातों के बीच डिफ्रेंशिएट कर पाए। तो कभी कभी गलत बातों से प्रभावित हो जाते हैं। सर निश्चल टाइम गलत बात से ही प्रभावित हो, माने सही बात, सर गलत बात ज्यादा है ना। ऐसा तो नहीं बोलेंगे, लेकिन हो जाते हैं, हो जाते सर ये, और स्पेशली सोशल मीडिया पर
मतलब हाँ वही रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट उसका कितना पड़ता है नहीं पता सर। अब बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर है जैसे ध्रुव राठी, मतलब सर डेफिनेटली ध्रुव राठी को आज तक जो है मोदी गवर्नमेंट की कोई भी चीज अच्छी नहीं लगी। एक भी चीज नहीं। हाउ इज तो उसको ये कैसे संभव है? आप कहते हैं कि मैं पार्टी में हूँ, अच्छा नहीं देखिए आप पत्रकार के तौर पर एक्सेप्टेड तभी होते हैं जब आप निष्पक्ष होते हैं और सरकार की आलोचना नहीं करते हैं, समालोचना करते हैं। लेकिन ध्रुव राठी का जो एटीट्यूड है वह लगता है कि दुनिया का सबसे खराब गवर्नमेंट इंडिया में है और बीजेपी जैसी आरएसएस जैसी खराब कोई संस्था जो है पूरी दुनिया में नहीं है। ये कैसे संभव है भाई? और मतलब सब कुछ प्रोपेगेंडा ही है, टोटल मीडिया में प्रोपेगेंडा, फैलाया टोटल प्रोपेगेंडा। यहाँ से। अगर एक तो ये गोदी मीडिया टर्म हमको पसंद नहीं है, गोदी मीडिया, लेफ्ट मीडिया, ये सब हमको पसंद नहीं है। इट शुड बी अबाउट इन्फॉर्मेशन, राइट? और डेफिनेटली डेफिनेटली एंड जो कंज्यूमर है उस इन्फॉर्मेशन का, ये उसकी जिम्मेदारी है कि वो समझे कि ये लेफ्ट क्या सही है, ये क्या सही और क्या गलत है, एग्जैक्टली। ये आप डिसाइड करने वाले नहीं होते। हाँ, ये हम क्यों बताएं आपको। और 15 सालों 10 सालों से के ऊपर से जो है रवीश कुमार हुए, ध्रुव राठी हुए और भी उस तरह के लोग हुए, ये खैबोग क्लियर कर दे रहे हैं कि अब देश जो है कोलैप्स कर जाएगा, इकोनॉमिक कोलैप्स कर जाएगी, देश में ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अभी जैसे कि अभी टैरिफ की बात आई जो कि अमेरिका ने हमारे ऊपर लगाया है, रातों रात ऐसे कर दिया, ये क्या किए नहीं किए। लेकिन जबकि अभी मैं पढ़ रहा हूँ बहुत सारे अखबारों में कि उसका बहुत कम असर पड़ेगा भारतीय बाजार पर। और जिस तरीके से भारत ने बहुत सारी प्रतिकूलताओं को अनुकूलता में बदला, उसके लिए एक अवसर हो गया। तो बहुत जगह मैं पढ़ रहा हूँ कि हो सकता है कि ये जो स्थिति है भारत के लिए अवसर हो जाए। जैसे दवाई वाई पर जो उस तरह का टैरिफ नहीं लगाया गया है, तो ट्रंप ने भी सोच समझ के लगाया है। और ट्रंप का एग्जैक्टली, क्योंकि अगर यूएस टैरिफ लगाएगा तो इधर से भी तो रिटेलिएशन होगा। चाइना को बड़ी लगा ही दिया उसके ऊपर। ऐसा कुछ नहीं है कि एकदम से आप आज कोई ऐसा नहीं है कि आप पूरा वर्ल्ड विलेज बन गया है। एग्जैक्टली। एग्जैक्ट किसी के एक कदम से जो है भारत कोलैप्स कर जाएगा। अब जैसे कि आपको याद होगा कि जब परमाणु परीक्षण अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था तो क्या हल्ला हुआ था कि भारतीय इकोनॉमी खत्म हो जाएगी, रातों रात बर्बाद हो जाएगी। क्या हुआ? सही था। कुछ नहीं हुआ, ऊपर से पॉजिटिव ही हुआ, अपना में रेसिस्ट की, सरवाइव की और अंततोगत्वा पूरे विश्व को पुनः सारे प्रतिबंध को हटाना पड़े। सर आज के डेट में हम लोग एग्जाम्पल सभी लोगों को सीखना चाहिए कि आखिर भारतीय इकोनॉमी कौन चीज, प्लेट का रखा हुआ सिंघाड़ा समोसा ही खा जाइएगा, ऐसा नहीं है। भारत का जो इकोनॉमी है वो बहुत मजबूत है। सर विश्व की सबसे बड़ी इकोनॉमी थी और बीच में 1200 साल का फेज आया हम लोग का जिसमें बहुत लूटा गया हम लोग को। लेकिन फिर बस 70-80 साल में हम लोग फिर से 5वें तीसरे नंबर। डेफिनेटली, अरे आजादी के टाइम तक हम लोग बहुत स्ट्रांग थे इकोनॉमी वाइज। वो तो सर जिस तरीके से आज़ादी है, दिस टर्म्स पर आज़ादी मिली। डेफिनेटली डेफिनेटली सर बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। थैंक यू थैंक यू। और चलिए, बहुत सारी चीज़ें हैं सर आपसे बात करने के लिए। हम आपसे जियो पॉलिटिक्स पे भी बहुत बात करना चाहते हैं सर। आई थिंक हम लोग को पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 डेफिनेटली डेफिनेटली फिर आज हम लोग मोस्टली आरएसएस और कैसे अ, हिंदुओं के साथ जो हुआ है भारत में और आरएसएस का क्या रोल रहा है भारत में, हम लोग मोस्टली इन चीज़ों के बारे में बात कर रहे थे। थोड़ा बहुत हम लोग जानेंगे कैसे बीजेपी का क्या रोल रहने वाला है इस बार के इलेक्शन में। पर सर और भी कई टॉपिक्स है जो हम आपके साथ कवर करना चाहते हैं, तो हम डेफिनेटली चाहते हैं कि आप फिर से हम लोग को समय दीजिए। निश्चित तौर पर आपको और आपके दर्शकों को बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, नमस्कार। अगर दोस्तों आपको ये एपिसोड पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक करना, इनको उनके साथ शेयर करना जो ये देखना चाहते हैं, और प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना।